आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है ना। जैसे आपने रिवीजन वीडियो को सराहा था और कहा था कि ये हमारे बहुत काम आती है, उसी तरीके से ये आज की वीडियो भी बहुत ज्यादा अच्छी आपको लगेगी। पहले मैं आप सब लोगों के जो भी कॉमन मेरे दिमाग में जो भी क्वेरीज हैं वो सब डिस्कस कर लेता हूँ, और फिर ये वीडियो आपको पता है कि कॉम्बो कोर्स वगैरह ऐप में चल रही है, तो उन लोगों के मैं कमेंट सेक्शन के थ्रू कमेंट डिस्कस जो वो कर लूंगा। ठीक है, चलिए पहले हम जो बात कर लेते हैं कि एक क्या इश्यूज क्या है, किस तरीके से हम इस क्लास को लेकर चलने वाले हैं। सबसे पहला एक इश्यू आता है स्टूडेंट के, वो आता है माइंड सेट का। तैयारी करते समय में उसे कुछ डर लगते हैं, तो कितने वो डर जेन्युइन है कितने नहीं है, उन सब के बारे में बात करेंगे। पेपर अटेम्प्ट करते समय में वो कुछ चीजों से डरते हैं, कुछ माइंड सेट ऐसा है जिससे कि वो उनके मार्क्स नहीं बढ़ पाते, उसके बारे में बात करेंगे। लैक ऑफ प्रैक्टिस, प्रैक्टिस ना करना वो एक कारण है। पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है ये कई बार नहीं पता होता। पेपर अटेम्प्ट कर लिया, पेपर का मूल्यांकन कैसे करना है, यदि आप देखोगे तो सारा सिस्टमेटिक है। सबसे पहला माइंड सेट के लेवल पर, फिर तैयारी के लेवल पर, फिर पेपर अटेम्प्ट करने के लेवल पर, और फिर जो वो पेपर एनालिसिस के लेवल पर। यानी कि उसी क्रम में चल रही चीजें, जिस क्रम में आपकी समस्याएं हैं उसी क्रम में। और फिर अपन बात करेंगे हाउ टू यूज टेस्ट सीरीज। कोई भी टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन करो उसका फायदा कैसे लेना होता है, टेस्ट सीरीज का सही मतलब होता क्या है। और कुछ लोगों के बैकलॉग रह जाते हैं कि भाई टेस्ट सीरीज में एक हफ्ते में इतना आना था लेकिन हम इतना पढ़ ही नहीं पाए, ये हमारा बैकलॉग रह गया, इसको कैसे कवर करें। ये सारे मुद्दों पर हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे वन बाय वन। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं माइंड सेट से। ठीक है, माइंडसेट की लेवल पर मैं कहूँ, देखो मैं कुछ चीजें लिख के लेके आया हूं ताकि सारे पॉइंट डिस्कस कर लिए जाएं। सबसे पहले हम बात करें तैयारी शुरू करने से मतलब जो भी पेपर अटेम्प्ट करने से पहले, यानी कि तैयारी के दौरान। तैयारी के दौरान स्टूडेंट के माइंडसेट के लेवल पर कुछ इश्यूज रहते हैं, कुछ डर रहते हैं, इस वजह से उसके इतना अच्छा स्कोर नहीं आ पाता। सबसे पहला कारण रहता है लो कॉन्फिडेंस। तैयारी के दौरान माइंडसेट के लेवल पर एक बड़ा इश्यू क्या रहता है, लो कॉन्फिडेंस, कि उसे कॉन्फिडेंस नहीं है अपनी तैयारी को लेकर। एक इश्यू ये भी आता है कि हम पेपर देना शुरू कब करें, हमारी तैयारी इतनी अच्छी है ही नहीं। तो लो कॉन्फिडेंस एक बड़ा रीजन है। तो इसका आंसर सर ये है कि आप लो कॉन्फिडेंस में रहोगे, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ नहीं रहा, और उस वजह से आप पेपर दे नहीं रहे। जब पेपर नहीं दे रहे, आपके सामने कोई एक टारगेट नहीं है कि मुझे कितने टाइम में क्या पढ़ना है, और जब टारगेट नहीं है तो पढ़ाई हो नहीं पा रही, पढ़ाई हो नहीं पा रही तो आप वापस लो कॉन्फिडेंस में जाते हो। इस साइकिल से निकलने का एक ही तरीका है, एक हफ्ते ढंग से पढ़ लो, और आपने आज तक क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा है, क्या क्या आपके सिलेबस में आने वाला है वो सब छोड़ दो। बस आपके अगले हफ्ते किस चीज का टेस्ट है उसे पढ़ लो। आप जहां से भी चाहो उसी दिन से तैयारी की शुरुआत कर सकते हो। किस टेस्ट से शुरुआत करनी चाहिए, किसी से भी कर सकते हो। जो मैं तो कह रहा हूं जो इजी आपको लगता है पहले उससे करो। आपको मैंने जैसे यहाँ पर पहला पेपर पॉलिटी का लिया, रीजन क्या था कि पॉलिटी ज्यादातर लोगों को इजी लगती है, तो फिर पहले शुरुआत आसान से कर ली जाए। तो लो कॉन्फिडेंस यदि किसी को है, पेपर देने का ही मन नहीं हो रहा, कल कमेंट सेक्शन में आकांक्षा ने लिखा था कि सर टेस्ट सीरीज ज्वाइन तो कर ली लेकिन पेपर देने का मन नहीं हो रहा। कारण क्या है, कॉन्फिडेंस नहीं है। किया क्या जाए, सर कोई भी जो भी पेपर है, अगला जो भी पेपर है उसके ऊपर ध्यान दिया जाए। हम जो कहानी सुनते हैं कि भाई वो केवल मछली की आंख की तरफ देख रहा था, है आसपास का कोई चीज दिखाई, इसको थोड़ा इंप्लीमेंट करें। प्रैक्टिकल बात है ये, कि भाई यदि आप पहाड़ को देखोगे ना कितनी ऊंचाई तक जाना है, नहीं जा पाओगे। यदि इसी पहाड़ को अलग अलग भागों के अंदर देखोगे तब ये पहुंचना आसान हो जाता है। कहने का मतलब क्या हुआ कि आपको इतने 27 टेस्ट देने हैं, फिर फाइनल टेस्ट देना है, इतना बड़ा सिलेबस है, क्यों देख रहे हो। आप तो नेक्स्ट वीक का देखो ना। नेक्स्ट वीक किस चीज का पेपर है, राजस्थान पॉलिटी का पेपर है। क्या एक हफ्ते में राजस्थान पॉलिटी पढ़ी जा सकती है, पढ़ी तो जा सकती है, तो फिर करो ट्राई। 70% ही पढ़ी गई, 30% रहेगी, कोई बात नहीं। जब राजस्थान पॉलिटी का रिवीजन करने का एक और टेस्ट आएगा ना, उसमें 30% पहले पढ़ना, है ना। तो इस तरीके से ध्यान रखना कि लो कॉन्फिडेंस को मात देने का एक ही तरीका है कि जहां से भी हो बस शुरुआत करो। जो कह रहे हैं कि हमने टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ली लेकिन देने का मन नहीं कर रहा, तो आपको पहला पेपर
एक हफ्ते का ढंग से तैयारी करके देखो। सेकंड जो एक इनके साथ दिक्कत आती है, वो मन करता है इनको सब कुछ एक साथ ही कर लें। इनका मन करता है कि आज ही राजस्थान की इकोनॉमिक सर्वे याद हो जाए, आज ही करंट अफेयर याद हो जाए, आज ही सब कुछ सारे सब्जेक्ट याद हो, सब कुछ एक साथ करना। ये इनको बड़ा एक कॉन्फिडेंस इसको गिराता है। तो ये अपन इस दोनों प्रॉब्लम का एक ही सॉल्यूशन बता रहे हैं कि आप सब कुछ क्या क्या आपको करना है, उन सब की बजाय आप सिर्फ ये देखो कि आपको अगले हफ्ते किस चीज का टेस्ट है। ठीक है, तो ये आपका माइंडसेट नहीं होना चाहिए कि हमें बस जल्दी जल्दी सब कुछ करना है। आपको बस अगले हफ्ते का, एक हफ्ते का प्लान लेके चलना है, उसके बारे में सोचना है। उसके बाद एक आता है फियर ऑफ मिसिंग आउट। माइंडसेट के लेवल पर एक बड़ी दिक्कत क्या आती है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो कह देते हैं आजकल इसको शॉर्ट फॉर्म में। फियर ऑफ मिसिंग आउट का मतलब है कि दूसरे तो पता नहीं क्या पढ़ रहे हैं, अपन कहीं करंट अफेयर में ऐसा तो नहीं पढ़ रहे जहां से सवाल नहीं आएगा। कहीं अपन जो दूसरे तो दो दो तीन तीन टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं, अपन तो एक ही लगा रहे हैं। अरे भाई ज्यादा से कुछ नहीं होने वाला, दो दो तीन तीन टेस्ट सीरीज लगाने से भी कोई बहुत ज्यादा फायदा नहीं होने वाला। यदि आप पेपर का मूल्यांकन नहीं कर रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितनी टेस्ट सीरीज लगा रहे हो। मैं कह रहा हूं 20-25 छोड़ो, आप यदि 10 पेपर ढंग से दे लो लेकिन उसका मूल्यांकन सही तरीके से कर लो तो वो आपकी ज्यादा काम आएगी। तो फियर ऑफ मिसिंग आउट में मत रहना कि मुझे ज्यादा पेपर अटेम्प्ट करने हैं, मुझे ज्यादा कंटेंट पढ़ना है, मुझे ज्यादा रिसोर्सेज कवर करने हैं। नहीं, जो है वो सफिशिएंट है, बस उसको ठीक से यूज करना आएगा में। तो ये फियर ऑफ मिसिंग आउट बोलते हैं इसे, कि दूसरे पता नहीं क्या पढ़ रहे होंगे और हम कहीं पीछे चल रहे हैं। ये जो डर क्रिएट किया जाता है, ये जो डर आपके मन में आता है, ये आपके कॉन्फिडेंस को डाउन करता है। तो एक इसे दूर करना है। इस प्रकार का ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जो भी कंटेंट पढ़ रहे हैं, आप जो भी पढ़ रहे हैं उसके ऊपर विश्वास रखें। टेस्ट जितने भी दें लेकिन उसको ठीक तरीके से दें। पेपर एनालिसिस अच्छा होना चाहिए, पेपर का जो मूल्यांकन किया वो अच्छा होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमने कहा कि फियर ऑफ मिसिंग आउट आपको नहीं होना चाहिए। ठीक है, समय पर एक्शन ना होना, तो आप समय पर एक्शन लेते नहीं हो। जैसे कि अभी आपको पता लगा कि जो एग्जाम है वो 2 फरवरी को है, यानी कि टाइम जो अच्छा खासा दे दिया, तो अब बहुत सारे आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कि अब सोचेंगे ठीक है आराम से कर लेंगे। जब 2 महीने चले जाएंगे तब आएंगे मैसेज, सर अब तो 3 ही महीने बचे, अब क्या करें। तो भाई पहले क्या कर रहे थे? जब सफिशिएंट टाइम था तब क्या कर रहे थे? तब तो टाइम को ये सोच के कि बहुत टाइम बचा हुआ है कर लेंगे आराम से, क्या दिक्कत है, इधर उधर जो घूमते फिर रहे हो। अब जो सही टाइम पर पढ़ाई करना शुरू कर दो, सबसे बेस्ट टाइम है अब। और 4-4.5 महीने भी कोई बहुत ज्यादा भी नहीं होते हैं। ठीक है, तो इसलिए समय पर एक्शन लिए जाए। अब जो भी टेस्ट हो उन टेस्ट को जो है वो आपको अटेम्प्ट करना है, और आपका जो भी प्लान है उस प्लान के अकॉर्डिंग चलना है। यदि अगले 3-4 महीने इस तरीके से चल लिए तब आपका प्री पास होने से कोई नहीं रोक सकता। अगले 3-4 महीने जो 10-10 घंटे की मेहनत कर ली उसने, उसका कोई नहीं रोक सकता प्री पास होने से। ठीक है, पर ज्यादातर लोग नहीं करेंगे ऐसा, एक्शन समय पर नहीं लेते। लास्ट टाइम पर जब तक वो क्या होता है, आग लगने पर कुआं खोदना, तो वो वाला आपका सीन है। तो तैयारी के दौरान ये माइंडसेट के लेवल पर प्रॉब्लम आती है। इन सब चीजों से दूर रहना। लो कॉन्फिडेंस के लिए पेपर देना है, सब कुछ एक साथ नहीं करना है। फियर ऑफ मिसिंग आउट नहीं रखना है कि बाकी लोग क्या कर रहे हैं, आपको उससे ज्यादा मतलब नहीं होना चाहिए। आपकी तैयारी कैसे चल रही है उसका मूल्यांकन खुद कर लेंगे। आगे चलते हैं, पेपर अटेम्प्ट करते समय में माइंडसेट। यहां से आपके मार्क्स बढ़ने शुरू होंगे। वो तो मैं एक भूमिका बना रहा था कि आपको पेपर देना शुरू तो करो। अब अपन कह रहे हैं कि पेपर देते समय में स्टूडेंट का माइंडसेट क्या होता है। सबसे पहले माइंडसेट के अंदर एक इशू आता है कि जो वो टॉपिक नहीं पढ़ के आया, जो टॉपिक वो नहीं पढ़ के आया, एक्चुअल में वो उसका क्वेश्चन पढ़ता ही नहीं है, क्वेश्चन को स्किप कर देता है। मान लेते हैं कि वो आज कोई कैग पॉलिटी का पेपर था, कैग वाला टॉपिक पढ़ के नहीं आया, हालांकि उसने पॉलिटी जब क्लास में पढ़ी थी तब पढ़ी थी, 1 साल हो गया उन बातों को, अब भी इन दिनों में वो रिवाइज करके नहीं आया। तो उसे क्या लगता है कि ये क्वेश्चन तो मुझे आता ही नहीं है, ये तो मैं टॉपिक रिवाइज ही नहीं करके आया था। अरे भाई एक बार क्वेश्चन पढ़ लो, ऑप्शन पढ़ तो लो। यदि एक बार भी ऑप्शन पढ़ लिया तो क्या पता क्वेश्चन आता हो। तो हम केवल टॉपिक पढ़ के ही छोड़ देते हैं कि ये वाले कैग है, ये तो हम पढ़ के ही नहीं आए। ये गलत है। ये हम, मैं कल भी क्लास में कह रहा था पेपर डिस्कशन की क्लास के अंदर, कि भाई आप जो भी कोई गेम खेलते हो, क्या उसमें मारियो गेम हो गया, टेम्पल रन हो गया, क्या आपको पता होता है कि आप फाइनल स्टेज तक पहुंच जाओगे? नहीं पता होता।
लेकिन फिर भी हम दौड़ते रहते ना, दौड़ते रहते, हो सकता है यहां पर आउट हो गए, हो सकता है यहां आउट हो, या हो सकता है यहां पर आउट हो, लेकिन प्रयास करते हैं। आप जो भी क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है ना, आपको उसको उसी गेम के रूप में लो कि हमें इसके लिए प्रयास करना है। 4 ऑप्शन है, हो सकता है कि हम एक ऑप्शन कट कर पाए, हो सकता है हम 2 ऑप्शन कट कर पाए, हो सकता है हम 3 ऑप्शन कट कर दे और आंसर तक पहुंच जाए। नजदीक तो पहुंचने की कोशिश करो। गिव अप ही कर देते हैं, क्वेश्चन टॉपिक देखते ही गिव अप कर देते हैं, या फिर बड़ा सा कोई क्वेश्चन देख लिया, मल्टीपल स्टेटमेंट है, क्वेश्चन छोड़ दिया। तो यहां पर आपकी प्रॉब्लम होनी शुरू होती है। यहां पर आपके जो 1.3 जो मार्क्स है, यानी कि एक एक दो दो क्वेश्चन जो है, इजी क्वेश्चन जो थे, यदि पूरा क्वेश्चन पढ़ते तो वो फिर छूटने शुरू होते हैं। तो पेपर देते समय में ये माइंडसेट नहीं रखना, एकदम फ्रेश माइंडसेट रखो। माइंडसेट पेपर देते समय में ये ध्यान रखना, ये रखना है कि नॉलेज से पेपर नहीं होता है। पेपर होता है एक तरीके से हिम्मत से। नॉलेज तो है जो सो है। अब पेपर देते समय तो बढ़ा नहीं सकते, लेकिन फिर भी उतने ही नॉलेज से 2 अलग अलग लोगों के अलग अलग नंबर आते हैं। आपका नॉलेज जो है ना, वो एक लेवल तक ही काम आता है, उसके बाद में कॉमन सेंस काम आएगा। तो वो कॉमन सेंस कई बार जो लोग पेपर के अंदर यूज नहीं करते, ठीक है, ऑप्शंस तक नहीं देखते। कई बार जो है लोग ऑप्शंस तक नहीं देखते, बहुत सारे स्किप कर देते। कल मैं पेपर डिस्कशन करवा रहा था, लाइव चैट के अंदर पूछ रहा था, आप में से बहुत सारे लोगों ने कहा ना कि ये तो हमने स्किप भी कर दिया। और जब फिर मैंने बाद में करवाया कि बोले ये तो हमें आता ही था। आता ही था तो फिर आपने स्किप क्यों कर दिया? क्योंकि आपने ऑप्शंस तक नहीं देखे। एक बार भी ऑप्शंस देखे होते तो क्वेश्चन हो जाता वो। ठीक है, तो ये अपन कह रहे थे गेम खेलते समय में जैसे आप करते हो, यानी कि मैं इसके एक दो एग्जांपल भी आपके सामने लेके आया हूं, कल के पेपर से ही एग्जांपल था। जैसे मान लो एक बार क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पढ़ो, कल के पेपर के अंदर पॉलिटी वाले में था ये। फैक्ट था, लोगों को नहीं आता क्योंकि अपन नहीं पढ़ते। लोकसभा अध्यक्ष कौन कौन रहे, सारे कौन याद करता है, पर एक आधे ऐसे फैक्ट पूछते हैं तो 150 में से 2-4 ऐसे क्वेश्चन भी पूछने चाहिए। तो क्वेश्चन पूछा था, निम्न लोकसभा अध्यक्षों को उनके कार्यकाल के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, अब अधिकतर लोगों को नहीं आता था, पर यह पता था कि जो सुमित्रा महाजन है वो सबसे लास्ट है, उसके बाद में कौन रहा है, ओम बिड़ला रहे। ओम बिड़ला ऑप्शन में है नहीं, इसलिए सुमित्रा महाजन क्या आएंगी, लास्ट के अंदर आएंगी। इतना तो आपको पता लग सकता था ना। इतना भी पता लगाते हो तो इसका आंसर देखते हैं, सबसे लास्ट में 2 होना चाहिए, तो सबसे लास्ट में 2 ऑप्शन एक ही है, इसका आंसर क्या आ जाता, सी आ जाता। एक बार के लिए अपन ये भी यदि मान ले कि भाई चलो 2 सबसे लास्ट में नहीं है, कोई ऐसा कोई ऑप्शन होता तो कम से कम ये तो, इसमें तो बहुत आगे दे रखा है, ए तो नहीं होगा, ए तो कट कर सकते थे। तो कहने का मतलब, यदि इस क्वेश्चन का आप जितना जानते हो, सुमित्रा महाजन के बारे में लगभग सब जानते थे, इसके आधार पर यह आंसर निकल सकता था। भगत राम बलीराम भगत या फिर इनके बारे में नहीं पता होता तब भी निकल सकता था। ऐसे मान लो ये क्वेश्चन था एक, कौन जो है कब क्या राष्ट्रपति रहा। अब उसमें और किसी के बारे में जानो कि नहीं जानो, आप 2 नामों के बारे में पक्का जानते हो, अब्दुल कलाम और वीवी गिरी। वीवी गिरी 1969 के अंदर बने थे, अब्दुल कलाम 2002 में बने थे। अब हो सकता है आपको शंकर दयाल शर्मा, ज्ञानी जैल सिंह, आर वेंकट रमन, इसमें आप कंफ्यूज होंगे, लेकिन ये 2 नाम से इजीली आ सकता था। तो ए से 4 आ जाएगा और आपके सी से जो 1 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से इजीली क्वेश्चन जो वो निकाला जा सकता था। चलो मान लो ये तो फिर भी आप निकाल लिया होगा। ऐसे क्वेश्चन देख के डर जाते हो, एक बार इस क्वेश्चन को पढ़ो जरा, ऐसे क्वेश्चन देख के डर जाते हो। कल आपके पेपर में क्वेश्चन था ये, कि इनमें से कौन से जजमेंट के अंदर क्या हुआ। आप कहोगे हो ऐसे तो जजमेंट हमने सुना ही नहीं है, बस एक सुना हुआ है, कौन सा, आईआर कोहेलो वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु, तो ये सुना हुआ है। तो ये किसके लिए था, तो ये तो 9th शेड्यूल के लिए था, 9वीं अनुसूची, जिसमें कहा था कि भाई इसका जुडिशियल रिव्यू, इसमें कोई भी एक्ट रख दिया तो उसका हो सकता है कि नहीं हो सकता, उसके लिए था। तो ये तो हमने सुना हुआ है, लेकिन बाकी सुने नहीं हुए। तो पहले तो चलो एक काम करते हैं, 2 को डी से मिला के देख लेते हैं। हालांकि यहां पर आंसर आ रहा था, लेकिन मैं कह रहा हूं कि यहाँ पर ऑप्शन इजी सेट किए गए। चलो एक बार मैं इस ऑप्शन को भी चेंज कर देता हूं, यहाँ का भी 2 से डी कर देता हूं और 3 का बी कर देता हूं। ठीक है, मुझे केवल एक ऑप्शन पता लग गया, तो यानी कि बी और सी तो नहीं है। ठीक है, अब बताओ मुझे आगे पहुंचना है, कैसे पहुंचूं। हालांकि पहले से ही आंसर निकल रहा था एक से भी, पर थोड़ा सा कॉमन सेंस में लगाऊं कि मैंने सबरीमाला केस तो सुना हुआ है ना, वुमेन सेंट एंट्री एट सबरीमाला, लेकिन सबरीमाला केस सुना हो, मुझे केस का नाम थोड़ी पता है। चलो कोई बात नहीं, नाम नहीं पता, तो कौन से राज्य का है वो सबरीमाला, तो आपको आगे वो तो केरल का है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। केरल का है, तभी तो इस केस का नाम ये रहा होगा, सबरीमाला केरल सरकार के खिलाफ ही तो था।
ठीक है, भले ही आपको इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन का नहीं पता, ये तो पता है केरल सरकार के खिलाफ था। तो यानी कि 3 को मैं किससे मैच कर दूं, ए से मैच कर दूं। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन ए लगा दो। 3 को मैं जो है वो ए से मैच कर दूं, तो आंसर क्या हो जाएगा आपके, ए हो जाएगा, सॉरी ये हो गया ना, डी हो गया ना इसका। 3 को ए से मैच करने के बाद आंसर क्या हो गया आपके, डी हो गया। कहने का मतलब यदि हम इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की थोड़ी सी भी हिम्मत रखते तो ये अटेम्प्ट हो सकता था, लेकिन हम क्या करते हैं कि हम पेपर का टॉपिक देखते ही हम उसको स्किप कर देते हैं डायरेक्ट, कि नहीं ये तो हमसे होगा ही नहीं। तो पेपर अटेम्प्ट करते समय में हम क्या कह रहे हैं कि एक इस तरीके का माइंडसेट रखना कि नहीं, चीजों को किया जा सकता है। ठीक है, दूसरा, पेपर अटेम्प्ट करते समय में नेगेटिव मार्किंग का भी स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा डर लगता है, तो उसके बारे में भी अपन बात करेंगे। तो पेपर अटेम्प्ट करते समय अपना माइंडसेट चेंज करें और ये ध्यान रखें कि आपको पेपर के आंसर के नजदीक पहुंचना है। जरूरी नहीं है कि आपको सब कुछ आता होगा, लेकिन हमें हर क्वेश्चन के अंदर कोशिश करनी है कि उसके आंसर के नजदीक जो पहुंचा जाए। ये बात यदि ध्यान में रख ली तो आपका पेपर नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है ना, वो अटेम्प्ट करने की नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है वो बढ़ जाएंगे। आप जहां 120 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते थे वहां 130 करने लगोगे। तो इस बात का ध्यान रखना है कि पेपर अटेम्प्ट करते समय में माइंडसेट पॉजिटिव रखना है, दिमाग की खिड़कियां खुली रखनी है। किसी भी चीज को लेकर ये नहीं सोचना कि ये टॉपिक तो हमने पढ़ा नहीं है, ये टॉपिक तो हमें आता नहीं है। यदि उसके ऑप्शंस देखोगे, कॉमन सेंस का यूज करोगे, तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे, ना आते हुए भी आपके वो सही होंगे। ठीक है, तो पेपर के माइंडसेट की बात अपन ने की, ठीक है। अब अपन चलते हैं अगले विषय पर, माइंडसेट के बाद अगले विषय पर चलते हैं, और वो है लैक ऑफ प्रैक्टिस। अगला विषय क्या है, लैक ऑफ प्रैक्टिस। प्रैक्टिस ना करना, अभ्यास ना करना, अभ्यास का अभाव। दूसरा, जो आपके मार्क्स नहीं बढ़ते उसका कारण क्या है, अभ्यास का अभाव। आप उतना अच्छा जो वो अभ्यास नहीं करते। ठीक है, किस तरीके से अभ्यास नहीं करते, सबसे पहले तो मैं आपको चिल्ला चिल्ला के रह जाता हूं कि सर PYQ कर लो रे, PYQ कर लो। PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। RS में कितने के तो पेपर हुए, RS के मुश्किल से 7-8 कोई पेपर हुए हैं, 1999 वगैरह मिला दूं तो कह रहा हूं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करते हो तो उससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होता है। एक, आपको ये पता लगता है कि ये एग्जाम है, इसमें किस डेप्थ में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरा, आपका इससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है, क्योंकि PYQ आसान मिलते हैं आपको, तब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि हाँ ये तो हमें आता है। जब प्रीवियस पेपर में आया हुआ क्वेश्चन हमें आ रहा है, इसका मतलब हमारी तैयारी अच्छी है, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल अच्छी होती है कि कौन से टॉपिक पढ़ने चाहिए, कौन से नहीं पढ़ने चाहिए, तो वो एक ऑब्जर्वेशन स्किल जो वो अच्छी होती है, तो वो एक ध्यान रखना। अच्छा, एक बात इसमें बीच में और रह गई, जो अपन माइंडसेट की बात करते हैं तैयारी करते समय में, तैयारी करते समय में एक ये भी माइंडसेट होता है कि सब कुछ पढ़ के जाएंगे। जरूरी नहीं है सब कुछ पढ़ के जाना। कुछ एक आधा सब्जेक्ट को, एक आधा टॉपिक यदि आप छोड़ के जाते भी हो तो कोई बड़ा इश्यू नहीं हो जाएगा। तो वो जो माइंडसेट है कि हम सब कुछ पढ़ के जाएंगे तभी पेपर देंगे, तो ऐसा जरूरी नहीं है। कोई एक आधा सब्जेक्ट किसका वीक होता है, सबका होता है, सबके स्ट्रॉन्ग एरियाज एंड वीक एरियाज है, लेकिन वो ये पता कैसे लगेगा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं PYQ, आपका ऑब्जर्वेशन अच्छा होगा कि हाँ यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि मैं कहूं कि बायो के अंदर, है ना, बायो के अंदर मैं PYQ पर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, देखना, बहुत अच्छी शानदार वीडियो आपके मेंटरशिप प्रोग्राम, कॉम्बो प्रोग्राम के अंदर मिलेगी वो वीडियो, कि PYQ में कहां से क्या क्या चीजें पूछी जा रही हैं, कौन से ऐसे टॉपिक हैं जहां से चीजें पूछी जा रही हैं। आप देखो, फिजिक्स और केमिस्ट्री से क्वेश्चन ही नहीं पूछे जा रहे, एक एक क्वेश्चन आ रहा है, छोड़ के जा सकते हो। ये PYQ से हमें पता लगता है। क्यों? क्योंकि जो क्वेश्चन आना वो रैंडम है। उन्होंने सिलेबस में लिख के दे दिया, दैनिक जीवन में, सामान्य जीवन में प्रयोग आने वाला विज्ञान। अब सामान्य जीवन में कुछ भी प्रयोग आ सकता है, वो पता नहीं क्या पूछेंगे, क्या पढ़ के जाओगे। बायो के अंदर देखते हैं, तो बायो के अंदर आपको जैसे मान लो विटामिन वाला टॉपिक है, या फिर डिजीज वाला टॉपिक है, या फिर आपके ब्लड जो है ना, क्या है, कौन सा टॉपिक, तो ब्लड वाले के अंदर जो टॉपिक है, ये 3-4 तो टॉपिक है जिसमें से क्वेश्चन आते हैं। और ब्लड वाले के अंदर यदि आप सारे पेपर ध्यान से ऑब्जर्व करोगे ना, तो ओ ब्लड ग्रुप के पीछे पड़े हुए वो बार बार क्वेश्चन ओ ब्लड ग्रुप पे पूछ रहे हैं, यूनिवर्सल डोनर कौन है, और वो ये ओ ब्लड ग्रुप किसे जो खून दे सकता है, वो सारी बातें, तो ओ ब्लड ग्रुप के पीछे पड़े हुए हैं। इसी तरीके से आप डिजीज में आ जाओ, तो RPC वालों को RS के पेपर के अंदर पता नहीं मलेरिया से ऐसा क्या लवेरिया है, किसी पे क्वेश्चन पूछते हैं मलेरिया पर, तो क्यों ना हम मलेरिया को अच्छे से प्रिपेयर करके जाएं। लेकिन ये सब चीजें पता कब लगेंगी, पता लगेंगी जब हम PYQ करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करेंगे, ऑब्जर्वेशन हमारा तब विकसित होगा।
पेपर को लेकर कि इसमें क्या पढ़ के जाना होता है, क्या छोड़ के जाना होता है। आप जो बार बार कहते रहते हो कि आपका ऑब्जर्वेशन अच्छा है, ये मेरा कोई आज से नहीं, तैयारी के दौरान सही था। और तैयारी के दौरान से क्यों था, इसके पीछे का रीजन क्या है? पीवाईक्यू को बार बार देखना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को बार बार देखना कि क्या पूछ रहा है वो, किस तरीके की चीजें पूछ रहा है। फिर तैयारी को, अपनी तैयारी को उसी अकॉर्डिंग जो वो बनाया जाए। रैंडमली कुछ भी पढ़ के जा रहे हैं, इसके बजाय पीवाईक्यू को लगातार देखते रहना। और कुछ होगा, ऑब्जर्वेशन मान लिया नहीं पता लगता, डेप्थ नहीं पता लगती, कम से कम कॉन्फिडेंस ही बढ़ेगा और कम से कम प्रैक्टिस हो जाएगी उस टॉपिक की। तो ये दो काम किए जाने चाहिए, पीवाईक्यू जो वो किए जाने चाहिए। अब आप लोग, मुझे पता है, फिर भी मैं इतना चिल्ला रहा हूं ना, फिर भी आप नहीं करोगे पीवाईक्यू। इसके लिए हमने आपके लिए क्या किया है कि जो राजस्थान वाला जो पेपर होगा लास्ट के अंदर, और इंडिया वाले जो पेपर होंगे ना, यानी कि लास्ट के जो 2-3 पेपर है, फुल लेंथ टेस्ट शुरू होने से जस्ट पहले, है ना, एक पेपर है जिसमें कि पूरा राशन पूछा जाएगा, राशन हिस्ट्री, राशन ज्योग्राफी, राशन इकोनॉमी, राशन पॉलिटी। उसके अंदर मैं कम से कम 80% जो क्वेश्चन है वो सिर्फ पीवाईक्यू ही डालूंगा। ले आओ 100 में से 100 नंबर, 100% नंबर ले आओ। पेपर लीक कर दिया, नकल मार लो। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको पीवाईक्यू पढ़ने पड़ेंगे, याद करने पड़ेंगे। बस यही मैं चाहता हूं, किसी भी तरीके से पीवाईक्यू जो आपको याद करवा दे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सारे आप अटेम्प्ट कर लो, इसलिए एक पेपर ऐसा होगा जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ही पूछे जाएंगे, उसी में से ही सारे क्वेश्चन आएंगे, ताकि वो आपको अटेम्प्ट करो। तो पेपर, टेस्ट पेपर देते समय में यदि आपको मार्क्स बढ़ाने हैं तो पीवाईक्यू आपका बहुत बड़ा सहयोगी होगा। दूसरा, जब अपन कह रहे हैं कि अभ्यास की कमी है, तो उसमें से एक कारण ये भी है कि आप टेस्ट पेपर दे नहीं रहे हो। अभी जैसे मान लो शुरुआत में अलग अलग जगह पर आप देखोगे तो टेस्ट सीरीज में आपको बहुत बड़ी संख्या पेपर देती हुई मिलेगी, उसके बाद में वो 80% रह जाएंगे, थर्ड पेपर तक आते आते 60% रह जाएंगे, और आप देख लेना 10वें पेपर तक जाते जाते 30% रह जाएंगे। पहले पेपर के 30-40% रह जाएंगे, पहले पेपर के 30-40% ही रह जाएंगे 10वें पेपर तक जाते जाते। कारण क्या है? अभ्यास करने का इच्छा नहीं होती, खुद का रिजल्ट फेस करने की इच्छा नहीं होती। तो क्या किया जाए? बैकलॉग रह गए हैं, अब पेपर देने का मन नहीं होता, जैसा भी हो अगले हफ्ते को टारगेट करो और टेस्ट सीरीज का पेपर अटेम्प्ट किया जाए। या फिर खुद जो है वो, जब भी आप खुद का एक शेड्यूल बना लो उसके अकॉर्डिंग किया जाए, लेकिन पेपर करना चाहिए। अभ्यास की कमी एक बड़ा कारण है जिसकी वजह से आपके ऑब्जेक्टिव पेपर के अंदर यदि मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं, तो उसका एक कारण है अभ्यास की कमी। आप कितना ही पढ़ लो, लेकिन फाइनल पेपर सीधा वहां पर जाके करोगे तो प्रॉब्लम आपको होगी ही होगी। तो अभ्यास की कमी ना रहे और वो सारी चीजें आपको करनी है। तीसरा जो अपन बात यहां पर कर रहे थे कि पेपर अटेम्प्ट करते समय में, तो देखो पेपर अटेम्प्ट करते समय में क्या क्या प्रॉब्लम आती है, या फिर उस समय में आपको क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है। पेपर अटेम्प्ट करते समय में मैंने पिछले बार जब रिजल्ट आया, बहुत स्टूडेंट्स के साथ ये ऑब्जर्व किया कि कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, ये बहुत बड़ा एक डाउट है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे, अच्छे पढ़ने वाले स्टूडेंट, 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आ गए, 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आ गए, और 12 के खुश हो रहे कि पेपर अच्छा हो गया। अरे भाई, 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आए हो आप, कट ऑफ जो वो कितनी जाती है? कट ऑफ जाएगी, पिछली बार कितनी गई? 100 नंबर। 100 नंबर कट ऑफ के लिए आपके कितने क्वेश्चन सही होने चाहिए? 75 कम से कम। और आप अटेम्प्ट कितने करके आ रहे हो? 90 क्वेश्चन। इस पेपर के अंदर आदत बना लो, कम से कम 120 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने ही करने हैं। कम से कम कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं? 120 अटेम्प्ट करने हैं। अब आप कहोगे नेगेटिव मार्किंग होती, कल किसी ने कमेंट भी किया था, नेगेटिव मार्किंग से कैसे बचें? नहीं बचना नेगेटिव मार्किंग से, आपको ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, ओवरऑल इसका फायदा होगा। और आप मेरी बात नहीं मान रहे तो इन टेस्ट सीरीज को एक्सपेरिमेंट के तौर पर करके देख लो। 3 पेपर में ऐसा करो कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश करो, और 2-3 पेपर में ऐसे लो कि 100% एक्यूरेसी के साथ जो आता है वही क्वेश्चन जो वो अटेम्प्ट करेंगे। आप देख लो दोनों में से बेटर रिजल्ट कौन से में मिलेगा आपको। आपको जो कम से कम 120 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी है, क्योंकि यदि आप 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आ रहे हो ना, तो सर आप रेस से वैसे ही ऑलमोस्ट बाहर हो। 90 में से यदि आपकी 10% भी एक्यूरेसी खराब होगी ना, 10 से 15% भी एक्यूरेसी खराब होगी ना आपकी, इसका मतलब है कि आप 75 क्वेश्चन ही सही हुए, और 15 गलत होने के 5 नंबर और 5 क्वेश्चन और माइनस मान लो, 70 ही बैठता है। 70 का 93 मार्क्स ही बनते हैं।
तो यानी कि आप 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आना, और जबकि मैं एक्यूरेसी यहां पर कितनी मान रहा हूं 85%, और 85% एक्यूरेसी आपको भी पता है नहीं आती। 85% एक्यूरेसी 100 क्वेश्चन के अंदर मानते हैं, और मैं 80% एक्यूरेसी मानता हूं। 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आ रहे हो, इसका मतलब आपके 80 सही हो रहे हैं, 20 गलत हो रहे हैं। 20 गलत होने के कितने नंबर कट गए, तो हम कहेंगे लगभग 7 नंबर माइनस हो गए। तो 80 में से 7 के कितने बचते हैं, 73। 73 को 1.33 से मल्टीप्लाई कर लो, 96.7 आते हैं, रेस से बाहर। जबकि मैं एक्यूरेसी कितनी मान रहा हूं, 80% एक्यूरेसी मान रहा हूं। तो कह रहा हूं कि कम से कम कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आओ, 120 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करके आओ। बाकी मैं तो ये चाहता हूं कि आप इसको 140 तक लेके जाओ, पर कम से कम 120 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आओ। 100 से कम करके आ रहे हो, रेस से बाहर हो, ऑलमोस्ट रेस से बाहर हो। मुझे कोई भी कब पिछली बार किसी ने प्री दिया हो, मुझे बता दो कि 100 से कम क्वेश्चन करके आए थे और आपका प्री जो पास हो गया था। आपको ऐसे जो लोग हैं मुश्किल से 10% मिलेंगे 100 क्वेश्चन से कम करके आए और प्री पास हो गया, क्योंकि कट ऑफ 100 नंबर थी। 100 नंबर का मतलब है कि आपको 75 क्वेश्चन तो सही होना ही चाहिए, और इसके लिए आपको 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो तो कम से कम 82% एक्यूरेसी चाहिए। 82 जाके सही करोगे ना, तब आपके 18 गलत हुए, तो यानी कि 6 नंबर और माइनस, तो 82 में से 6 गए, कितने बचते हैं, 76, 76, तब जाके 100 नंबर आते हैं। लास्ट प्री 138 क्वेश्चन किए थे, बिल्कुल सही है। कितने फिर जो भी, मतलब अब देखो आपके हो सकते हैं 138 में कुछ नंबर कम बने हो, तो वो कारण है आपके कंटेंट का। मैंने तो सर 140 क्वेश्चन किए थे, 127 नंबर आए, बहुत बढ़िया। तो वही मैं कह रहा हूं कि आपको ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, आपको कम से कम 120 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, और बाकी नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने मुझे अटेम्प्ट करने हैं ये डिपेंड करता है आपकी प्रैक्टिस पर, और इसके ऊपर कि भी आप उसको इंप्लीमेंट करके देख रहे हो। ऐसा नहीं कि सीधा आप वहीं पर जाके जो है उसको इंप्लीमेंट कर दो। जो भी चीज है उसे, जो भी आप कमेंट कर रहे हो, सोमराज जो भी कमेंट कर रहे हैं, एक बार आप लास्ट में जो पूछ लेना क्या कह रहे हैं, एक बार दिखाना क्या है इनका। लाइब्रेरी में आरिस बंधु ने बताया कि उन्होंने बोला कि 1/3 भाग के लिए सिर्फ उन्हें फॉलो करना, तभी कॉम्बो कोर्स ले लिया। लोग रोज पूछते हैं कि क्या करवाते, क्या करवा दिया। कॉम्बो कोर्स वाले जाते हैं, मैथ रीजनिंग पीवाई की पीडीएफ अवेलेबल करा दीजिए। मैथ की पीवाई क्यू पीडीएफ अवेलेबल करवाई हुई है मैथ रीजनिंग वाले कोर्स के अंदर, टेस्ट सीरीज की वीडियो। ठीक है, तो 120 क्वेश्चन आपको जो कम से कम एनरोल करने, अभी कमेंट सेक्शन बंद ही कर दो। 120 क्वेश्चन जो आपको कमेंट से, सॉरी 120 क्वेश्चन जो आपको कम से कम अटेम्प्ट करने, ऐसे आपको कोशिश करनी है। ठीक है, अब सेकंड आप कहोगे कि नहीं सर नेगेटिव मार्किंग होती है, इस वजह से हम जो वो नहीं करते। तो मैंने फिर से आपको कह रहा हूं कि आप यहां पर एक्सपेरिमेंट करके देखो पेपर के अंदर कि क्या आपको ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा। नेगेटिव मार्किंग का डर मैं आपको पहले से ही क्लियर कर चुका हूं। बाकी सवारी देखो अपने सामान की खुद जिम्मेदार, लास्ट में मेरे ऊपर मत आना कि आप लोगों ने कहा था ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, तो मैंने तो ये भी कहा था कि पढ़ना है। आपने दूसरी बात ही मानी, पहली मानी नहीं, इसका मतलब पढ़ना भी तो है। आपकी गलत हो रहा है, इसका मतलब क्या है, आपको कंटेंट याद नहीं है, या फिर दो में कंफ्यूज हो रहे हो। कंफ्यूज हो ही क्यों हो रहे हो, मैं तो कह रहा हूं ना सब पढ़ के जाओ। मैं तो आपको एक ऑप्शन दे रहा हूं कि कंफ्यूज हो रहे हो तो ज्यादा अच्छा क्या है, अटेम्प्ट कर लेना या फिर ना कर लेना। तो मैं कह रहा हूं कि अटेम्प्ट कर लेना ज्यादा अच्छा है। कैसे है, तो उसको अपन यहां पर मैं ये कैलकुलेशन कई बार बता चुका हूं, एक लास्ट बार और जिसके बारे में बता देता हूं कि भाई हमारी नेगेटिव मार्किंग ही इसी तरीके से रखी गई 1/3 है। मान लेते हैं कि ऐसे 12 क्वेश्चन है जिसमें कि आपको दो ऑप्शंस में डाउट है, कि आपको ये पता है कि ए और बी तो इसका आंसर नहीं है, इसका आंसर सी या फिर डी में से कोई है, और आप 12 के 12 क्वेश्चन वो अटेम्प्ट करके आ जाते हो। प्रायिकता ये कहते हैं कि यदि आप सिक्का उछालते हो तो दो में से या तो हेड आएगा या टेल आएगा, यानी कि 2 बार उछालते हो, एक बार हेड आएगा एक बार टेल आएगा। कहने का मतलब इसमें से 6 क्वेश्चन सही होंगे, 6 क्वेश्चन गलत होंगे, ऐसी प्रायिकता कहती है। प्रोबेबिलिटी ये कहती है कि 6 सही होंगे 6 गलत होंगे। इससे ज्यादा सही भी हो सकते हैं, इससे ज्यादा गलत होंगे, इसकी संभावना कम है। ठीक है, तो आपके 6 सही होने के नंबर कितने मिले, एक बार इक्वेशन को 1 नंबर का मान के चल रहा हूं, 6 नंबर। 6 गलत होने के कितने नंबर मिले, -2 नंबर। कितना आया, प्लस का 4। 4 क्वेश्चन का आपको यहां पर फायदा हुआ। एक बार हम ये मान के चल रहे हैं कि 12 ऐसे क्वेश्चन थे, आपको 3 ऑप्शन में डाउट था, आपको सिर्फ ये पता लग पाया कि ए तो इसका आंसर नहीं है, बाकी बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है और डी भी हो सकता है। अब ऐसे यदि 12 क्वेश्चन है तो इसमें से आपके कितने सही होने की संभावनाएं हैं, 4 सही होने की संभावनाएं हैं, 8 गलत होने की संभावनाएं हैं।
3 ऑप्शन में डाउट था ना। प्रोबेबिलिटी ये कहती है 4 सही होने की संभावना है, 8 गलत होने की। 4 सही होने के नंबर मिले +4, 8 गलत होने के नंबर मिले -2.66। ओवरऑल स्कोर आता है +1.33। ओवरऑल स्कोर क्या आता है? +1.33। जब आपको 3 ऑप्शन में डाउट था तब भी आपका स्कोर किस में आ रहा है? प्लस में आ रहा है। हाँ, 4 ऑप्शन में डाउट हो तब फिर ऐसा कोई खास मतलब है नहीं, कोई खास फायदा नहीं है, तब नहीं अटेम्प्ट करना चाहिए। क्योंकि ऐसी कंडीशन में आपके 3 सही होंगे, 9 गलत होंगे। आपको कुछ नहीं पता, एक अंधा तुक्का लगाया आपने। ऐसी कंडीशन में प्रोबेबिलिटी ये कहती है 3 सही होंगे, 9 गलत होंगे। 3 सही होने के +3 नंबर और 3 गलत होने, 9 गलत होने के -3 नंबर। ओवरऑल स्कोर कितना आता है? 0। इसीलिए 1/3 जो है आपकी नेगेटिव मार्किंग रखी गई है। नेगेटिव मार्किंग कोई आपको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं है। नेगेटिव मार्किंग ये कहती है कि प्रोबेबिलिटी के नियम से भी देखें तब भी आपके 0 नंबर आने चाहिए। पर फिर भी मैं कह रहा हूं कि इसको अपन नहीं अटेम्प्ट करेंगे, क्योंकि 0 का भी क्या करेंगे? 0 लाके क्या करेंगे? क्या पता एक एक्स्ट्रा गलत हो गया तो फिर माइनस में चला जाएगा। लेकिन हम ऐसे वाले 2 प्रकार के जो क्वेश्चन है उसको तो अटेम्प्ट करें। ऐसे प्रकार के जो 2 क्वेश्चन है उसे तो अटेम्प्ट किया जाए। तो नंबर ऑफ अटेम्प्ट कैसे बढ़ाए जाए? तो पहली बात तो नंबर ऑफ अटेम्प्ट बढ़ाना है, ये आपकी जिम्मेदारी है। कंटेंट ज्यादा अच्छे से पढ़ के, प्रैक्टिस ज्यादा अच्छे से करके, और ये सारी चीजों का यूज करके। नेगेटिव मार्किंग का आपका जो डर है वो मैंने यहां पर कोशिश की कि वो आपका निकले, कि नेगेटिव मार्किंग उतनी बुरी है नहीं जितना कि आप मान के बैठे हो। क्योंकि वो आप नहीं करोगे तब भी आपको बहुत सारे नुकसान होंगे। ठीक है। फिर एक आपके इश्यू आता है, हाँ, पेपर जो है वो किस तरीके से अटेम्प्ट किया जाए। हाँ, एक इश्यू आता है जो पिछली बार जिन लोगों की अच्छी, मैं उन सब लोगों का एग्जाम्पल लेके चल रहा हूं जो कि पिछली बार अच्छी तैयारी करके बैठे थे, लेकिन उनका पेपर जो क्लियर नहीं हो पाया, प्री क्लियर नहीं हो पाया, उन सबको मैं एग्जाम्पल लेके चल रहा हूं। एक बड़ा इशू क्या आता है? टाइम मैनेजमेंट। हालांकि आरपीएससी के पेपर में मिलते 3 घंटे, जो कि एकदम सफिशियंट है 150 क्वेश्चंस करने के लिए, एकदम सफिशियंट टाइम है, इवन ज्यादा ही है टाइम। पर फिर भी कुछ लोगों के साथ टाइम मैनेजमेंट का भी प्रॉब्लम रहता है। यहां से जो टाइम मैनेजमेंट है इसको मैं 2 तरीके से आपके नंबर बढ़ाने के लिए जो है वो यूज करने को कहूंगा। पहली बात तो कुछ लोगों के टाइम कम पड़ जाता है, कुछ लोगों के टाइम कम पड़ जाता है और वो उनसे पूरा पेपर ही अटेम्प्ट नहीं हो पाता। और यदि वो शुरुआत का 1 घंटा उनका बिगड़ गया तो ऐसी कंडीशन में फिर वो आगे का पूरा पेपर बिगाड़ लेते हैं। एक्चुअल में टाइम कभी कम नहीं पड़ेगा, लेकिन शुरुआत में आपका पेपर थोड़ा सा ऐसा कोई पोर्शन उठा लिया जिसमें क्वेश्चन नहीं बन रहे, तब फिर आपके वो दिक्कत होगी। तो भाई जिसका मैथ रीजनिंग अच्छा नहीं है, आपको मैथ रीजनिंग बाद में करना चाहिए। टाइम मैनेजमेंट बिगड़ता है तो अधिकतर लोगों का मैंने देखा है आरएस के अंदर टाइम मैनेजमेंट बिगड़ता है मैथ रीजनिंग की वजह से। शुरुआत में मैथ रीजनिंग उठा लिया, टाइम उसमें लग गया ज्यादा, उसमें से कुछ क्वेश्चन बन नहीं पाए। और ये दोनों के लिए है, जिनका मैथ रीजनिंग अच्छा है उनके लिए भी और जिनका नहीं है उनके लिए भी। जिनका मैथ रीजनिंग अच्छा है उनसे यदि 2 क्वेश्चन नहीं बन पाए तो एक तरीके से ना, पता नहीं क्यों लेकिन ईगो पर आती है आपके, कर यार अपन तो मैथ रीजनिंग के, अपन तो सारे क्वेश्चन सही करके आएंगे मैथ रीजनिंग के, इसको तो फ्री के नंबर मान के बैठे हैं। और 2 क्वेश्चन वाकई में टफ थे, लेकिन आप उसके ऊपर लगे रहते हो, लगे रहते हो, दोबारा कैलकुलेशन करते हो, तीसरी बार कैलकुलेशन करते हो, पता लगता है कि टाइम जो 30 मिनट 40 मिनट तो निकल चुके हैं। हालांकि क्वेश्चन हो सकता है 20 में से 18 कर लिए, लेकिन टाइम काफी निकल चुका है। एक्चुअल में अभी भी टाइम सफिशिएंट है, लेकिन आप हड़बड़ा जाते हो। इसलिए अच्छा क्या है? अच्छा ये कि पहले घंटे भर में आप जो भी दूसरे सब्जेक्ट है, जैसे मान लो पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी है, उसमें आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता, ज्यादा कुछ आपके पास स्कोप है नहीं, उसमें क्विक डिसीजन आप ले पाते हो, पहले वो कर लो। मैथ्स रीजनिंग से शुरुआत क्यों करनी है? तो मैथ्स रीजनिंग से शुरुआत करते हैं तो टाइम मैनेजमेंट आपका बिगड़ता है। इस चीज का ध्यान रखना है कि इससे शुरुआत ना की जाए तो बेहतर रहेगा। फिर एक और इश्यू भी आता है, ये तो गया टाइम कम पड़ गया, कुछ लोगों के टाइम ज्यादा भी पड़ता है, ये भी समस्या अपने आप में। ज्यादा पड़ता है, इसके नुकसान होते हैं 2। क्या नुकसान होते हैं? ज्यादा क्यों पड़ रहा है? 2 घंटे में पेपर करके बैठ जाते हैं। इससे क्या नुकसान होता है? इससे नुकसान होता है कि पहली बात वो 2 घंटे में पेपर करके बैठे हैं, इसका मतलब वो क्वेश्चन को जल्दीबाजी में पढ़ते हैं और फिर वो सिली मिस्टेक्स उनकी ज्यादा होती है।
ऐसे सिली मिस्टेक्स करके आते हैं। तो पेपर को जल्दीबाजी में नहीं पढ़ना है। अलार्म कौन सी बज रही है? पेपर को जल्दीबाजी में नहीं पढ़ना है, और कम से कम 2.5 घंटे लेने ही लेने हैं पेपर पूरे करने के। उससे कम में यदि आप कर रहे हो, इसका मतलब है कि आप थोड़ा जल्दीबाजी तो दिखा रहे हो, और इसकी वजह से आपकी सिली मिस्टेक्स होने की संभावना बढ़ जाती है। और फिर दूसरा ये लोग क्या है कि जल्दी करके बैठ जाते हैं ना, तो लास्ट में पेपर अब करके भर के बंद करके बैठ गए, अब ऐसे ही तुक्के लगाते रहते हैं। जो मैं नहीं कह रहा था कि चारों में से कुछ भी नहीं पता, फिर भी तुक्के लगाते रहते हैं। ऐसे क्वेश्चंस फिर वो आपको लास्ट में नुकसान पहुंचाते हैं। तो जल्दी, बहुत जल्दी भी नहीं करके बैठना, 2 घंटे में पेपर भी नहीं करके बैठना। पेपर को थोड़ा टाइम दे के चीजों को धीरे धीरे, जिस दिन आपका पेपर 2 घंटे में पूरा हो जाए तो आप सोच लेना कि नहीं नहीं ऐसा मुझे नहीं करना, इसका मतलब मैंने क्वेश्चन को जल्दीबाजी में पढ़ा है, और उस पेपर का ठीक मूल्यांकन करके देख लेना, आपको सिली मिस्टेक्स उस पेपर के अंदर ज्यादा मिलेंगी। ठीक है, तो इसलिए पेपर जो है वो कोई 2 घंटे में पूरा नहीं करना, आराम से 2.5 घंटे आपको पेपर पूरा करने के लिए लेने हैं। तो ये ध्यान रखना टाइम मैनेजमेंट का। तो पेपर अटेम्प्ट करते समय में अपन ने क्या क्या कहा? एक तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस, दूसरा नेगेटिव मार्किंग से नहीं डरना है, तीसरा टाइम मैनेजमेंट का इशू। अब चौथा जो आपके सामने प्रॉब्लम आती है वो है पेपर में गोले भरने, कब भरने हैं, कितने राउंड में करना चाहिए। वो तो हालांकि आपको जब फाइनल करने जाओगे तब ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कैसे करना है, लेकिन अभी से उसको इंप्लीमेंट करना शुरू कर दोगे तो फाइनल तक आपकी उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। नॉर्मली कैसे किया, मैं कैसे करता हूं, देखो सबका अपना अपना तरीका है, इसमें कोई एक तरीका नहीं हो सकता। मेरा क्या तरीका रहता है? मेरा तरीका ये रहता है कि भाई पेपर जैसे मान लो यूपीएससी वाले के हिसाब से बता लेते हैं, उसी अनुपात में यहां पर चेंज कर लेना। 2 घंटे का पेपर है, तो फर्स्ट राउंड के अंदर सारे क्वेश्चन साथ के साथ पढ़ते हुए चले, जहां पर मुझे ठीक लगा कि हाँ इसका आंसर ये है, जैसे मान लो पहला क्वेश्चन मुझे आता था, इसका आंसर लगा दिया ए, मतलब जो भी था, दूसरे का लगा दिया, तीसरे मुझे डाउट है तो तीसरे को मैंने गोला लगा दिया। गोले में मुझे जो है वो ए ऑप्शन में और बी ऑप्शन में डाउट है, तो यहां पर भी मैं गोला लगाते हुए चला जाऊं और आगे बढ़ूं। फिर चौथे क्वेश्चन की तरफ चले। चौथा क्वेश्चन तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं ये तो बिल्कुल अटेम्प्ट करने लायक ही नहीं है, ठीक है, तो मैं यहीं पर क्रॉस कर दूं। चार ऑप्शन में से कुछ भी नहीं पता तो मैं यहीं पर क्रॉस कर दूं, ताकि अगली बार जब मैं आऊं तो इसके ऊपर टाइम खराब ना करूं। ठीक है, फिर पांचवा क्वेश्चन मैंने फिर से आता था टिक लगा दिया, छठा क्वेश्चन फिर से आता था टिक लगा दिया, सातवें में कंफ्यूजन है तो सातवें में कंफ्यूजन लगा दिया, 3 ऑप्शन में कंफ्यूजन था तो जिन जिन के ऊपर कंफ्यूजन था उसके ऊपर जो मैंने गोला लगा दिया। ऐसे करते 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 पूरा का पूरा 100 क्वेश्चन जो है पहुंच गए। फाइनली जो मेरा हमेशा कैलकुलेशन जो रहती थी कि ये पूरा प्रोसेस करने के अंदर मुझे, पूरी प्रोसेस करने के अंदर 2 घंटे होते हैं वहां पर, तो लगभग 80 मिनट लग जाते हैं। 80 मिनट जो है वो लगभग लग जाते हैं फर्स्ट राउंड में, और इस फर्स्ट राउंड के अंदर 60 to 70 क्वेश्चन जो वो हो जाते हैं। ठीक है, जिसमें मैं जो दो में जो होता है वहां पर उसका भी वहीं पर एक डिसीजन ले लेता हूं कि अब देखो करना तो है, दो में डाउट है मुझे, करना तो है, तो इसका डिसीजन यहीं पर ले लो ना, दोबारा आके फिर से मैं उतना ही टाइम लगाऊंगा, एक बार लेते हुए चलो डिसीजन। ठीक है, तो यहां पर डिसीजन ले लिया। ऐसे करते करते 60 to 70 क्वेश्चन हो जाते हैं 80 मिनट में, और फिर सारे गोले मैंने एक साथ भर दिए, पहले का ये, दूसरे का ये, तीसरे, बार बार एक एक का नहीं भर रहा, सारे गोले मैंने एक साथ भर दिए। अब मेरा शुरू होता है सेकेंड राउंड। सेकेंड राउंड के अंदर जो जो मैं गोले करके आया था उन सब के ऊपर दिमाग लगाएंगे, ऐसे क्वेश्चंस पर नहीं लगाएंगे दिमाग। इनके ऊपर, इसके ऊपर क्या डिसीजन लेना है, अटेम्प्ट करना है कि नहीं करना, और करना है तो फिर क्या आंसर करना है, फिर वो सेकंड राउंड के अंदर। और सेकंड राउंड के अंदर जो गोले भरना होता है वो फिर मैं साथ के साथ करता हूं। थर्ड क्वेश्चन में मुझे लगा कि हाँ मैंने डिसीजन ले लिया, मुझे इसमें करना है ए, तो इसका फिर मैं साथ के साथ भर दूंगा। तो सेकंड राउंड चलता है फिर 20-30 मिनट, जिसमें कि साथ के साथ डिसीजन ले लेना। अब हो गया पेपर पूरा, अब पेपर करके बैठ के बंद। अब यदि दिमाग चल रहा है तो ये जो मैंने क्रॉस लगा के इनको थोड़ा बहुत देख लेते, क्या पता कुछ दिमाग चल जाए। हालांकि मैंने ये नोटिस ही किया है, ये कोई बहुत ज्यादा फायदा आपको नहीं पहुंचाता है, लेकिन फिर भी क्या पता थोड़ा बहुत दिमाग जो वो चल जाए, तो फिर वो तीसरे राउंड की तरफ जो वो जाया जाता है। तो ये एक तरीका रहता है पेपर अटेम्प्ट करने का। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, तो यहां पर ये गोले नहीं करके गए, उससे क्या होता है अगली बार उनको पूरा पेपर एक तरीके से दोबारा पढ़ना पड़ रहा है, ये सारे ऑप्शंस दोबारा पढ़ने पड़ रहे हैं। एक्चुअल में जो कंफ्यूजन था तो वहीं पर टाइम लगाओ ना, आप सारे ऑप्शंस दोबारा पढ़ रहे हो तो इसकी वजह से आपका टाइम जो एक्स्ट्रा जा रहा है। यूपीएससी के प्री में थोड़ा सा टाइम का इशू होता है, आरएस में तो वो भी नहीं होता है। तो ये एक
ठीक तरीका रहता है पेपर को अटेम्प्ट करने का। कुछ लोग क्या करते हैं कि पहला क्वेश्चन भरा, पहला क्वेश्चन किया, उसके सामने ठीक सामने पहले का गोला भर दिया। देखो जनरली ठीक है, मुझे ऐसा कोई नहीं लगता बुरा, पर मुझे ऐसा लगता है कि बार बार पहले भरो फिर गोला भरो फिर ये करो, इससे अच्छा तो पहले सारे एक साथ देख लो ना। फिर कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, एक साथ गोले भरने से एक दिक्कत आती है, आपका क्रम टूट जाता है। भाई ऐसे कैसे टूट जाता है? मैंने तो आज तक जिंदगी में इतने पेपर दे लिए, मेरे तो एक भी क्वेश्चन के अंदर गोला, एक आधे क्वेश्चन का भरा गया। एक बार मुझे याद है जेआरएफ के पेपर के अंदर मुझसे एक गोला गलत भरा गया, इसके अलावा मुझसे आज तक कोई गोला गलत नहीं भरा गया। कारण क्या है? अरे भाई इतना वैल्यूबल है, आप सामने मैच करोगे ना, ये क्वेश्चन नंबर है, ये गोला है, ये सामने क्वेश्चन नंबर है, ये है, आप ऐसे कैसे गलत भरोगे? और कई कहते हैं कि गलत भर के पूरी सीरीज कैसे? प्रैक्टिस में लेके आओ ना, कि जब भी कोई भी गोला भरो उसके सामने क्वेश्चन नंबर मैच करो, कोई भी क्वेश्चन गोला भरो उसके सामने क्वेश्चन नंबर मैच करो। अपन नहीं कर रहे जो आजकल, आपको पता होगा, जो भी पेपर डिस्कशन ले रहे हैं, पेपर डिस्कशन में सिली मिस्टेक्स को अवॉइड करने के लिए सबसे पहली हैबिट अपन ने क्या बनाई है? सही है या गलत है उसको कर रहे हैं बार बार। और इतनी बार प्रैक्टिस में ले आए, सही गलत क्या पूछा है, करेक्ट है पूछा या इनकरेक्ट पूछा है, कि वो आपके हैबिट में आ जाएगा। तो हैबिट में आ जाएगा, इस चीज को हैबिट में ले आओ कि जब भी गोला भर रहे हैं तो सामने उसका क्वेश्चन नंबर मैच कर रहे हैं, बिना उसके मैच के नहीं भर रहे हैं। तो ये तो आपकी गलती नहीं रहेगी। ठीक है, तो ये एक तरीका रहता है कि पेपर को कैसे अटेम्प्ट किया जाए। तो मैं तो इसी मेथड को फॉलो करता हूं, बाकी आपका जो भी मेथड हो उसमें कोई इशू नहीं है। देखो, पर बात यह है कि आपको यहां पर उसका एक्सपेरिमेंट ठीक तरीके से कर लेना चाहिए। टाइम मैनेजमेंट और इन सब चीजों को, ये जो आपकी टेस्ट सीरीज है वो ये सारे एक्सपेरिमेंट के लिए ही होती है। इन सब चीजों को आपको एक्सपेरिमेंट करके यहीं पर देख लेना चाहिए। आप फाइनल पेपर में ये सारी चीज एक्सपेरिमेंट करके नहीं देख सकते। ठीक है, तो ये हम बात कर रहे थे पेपर अटेम्प्ट करते समय में आपको क्या क्या समस्याएं होती है और उसका आपको क्या समाधान जो वो करना चाहिए। और इसके अलावा ठीक है, मैं देख लेता हूं और कुछ लिखा हो तो। ठीक है, ये सब इश्यू हो गए। अब उसके बाद चलते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट पर, और वो है पेपर का एनालिसिस। क्योंकि देखो, मैंने जो 3 स्टेप बताए ना, यहां तक तो सब लोग एक्चुअल में चले जाते हैं, लेकिन जो 4th स्टेप है ये बहुत कम लोग इसे यूज करते हैं, पेपर एनालिसिस। गारंटी से मैं कह रहा हूं कि यदि आप में से 100 लोगों ने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की है कहीं पर भी, तो आपको 10वें पेपर तक जाते जाते 70 लोग मैक्सिमम, तो 70 तो मैंने ज्यादा बोल दी, 60 लोग ही पेपर दोगे। और इसमें से मैं गारंटी दे रहा हूं कि मैं जो पेपर एनालिसिस वाला बता रहा हूं ये ज्यादा से ज्यादा 6 लोग करते हैं, 10%। बाकी लोग, अधिकतर लोग क्या करते हैं? पेपर दे के आए, सही गलत मिला लिया, मार्क्स आ गए, पेपर फेंक दिया, या ज्यादा से ज्यादा डिस्कशन वीडियो देख लिया, बस बात खत्म। खुद क्या मूल्यांकन किया सर, क्या सीखा पेपर से, क्यों दिया हमने पेपर? सिर्फ प्रैक्टिस के लिए, सिर्फ रेगुलर रहने के लिए। ये 2 बड़े फायदे हैं, प्रैक्टिस और रेगुलरिटी। लेकिन सिर्फ ये 2 फायदे। तीसरा फायदा पेपर एनालिसिस, मूल्यांकन, खुद का मूल्यांकन, वो कौन करेगा? तो यहां पर हम ऐसी मात खाते हैं, इसकी वजह से हम एक्चुअल में ये रीजन नहीं जान पाते कि हमारे कमी कहां पर रह रही है, क्यों हमारे जो मार्क्स उतने ज्यादा नहीं आ रहे। तो सबसे बड़ा जो रीजन है मार्क्स नहीं बढ़ने का, वो है पेपर एनालिसिस। वो किया जाए। क्या क्या किया जाए पेपर एनालिसिस के अंदर? सबसे पहले तो मैं आपको ये बात वैसे बता चुका हूं, नॉलेज लेवल पर, नॉलेज लेवल पर हमें क्या करना चाहिए? नॉलेज लेवल पर तो यह है कि जो भी पेपर का आपको सॉल्यूशन मिला है वो आपको पढ़ना है पूरा। जो भी पेपर सॉल्यूशन मिला है उसे पूरा पढ़ना है। और उसके 2 काम करने, 2 ऑप्शन बता रहा हूं, दोनों में से कोई एक ऑप्शन आपको पूरा करना है। वो ये है कि मान लो कि मैंने जो भी हमेशा टेस्ट सीरीज दी है उसके अंदर मैंने किस तरीके से पेपर का मूल्यांकन किया है, मैं आपको पुराने मेरे पेपर क्या, वो शिफ्टिंग की घर वगैरह की, तो इसलिए वो है नहीं, वरना मैं आपको दिखाता। कि मान लो पेपर अटेम्प्ट किया, उसके अंदर मैंने सॉल्यूशन पढ़ रहा हूं, दूसरा क्वेश्चन जो था वो मेरा गलत हो गया। अब मेरा ये क्यों गलत हुआ? मैंने इसका सॉल्यूशन पढ़ा तो मुझे एक नई बात पता लगी, तो मैंने 1 पेज के या 2 पेज के मैक्सिमम, बिल्कुल ऐसे छोटे छोटे लिख के, यानी कि शॉर्ट नोट्स टाइप के 1 पेज के नोट्स बना लिए।
किस चीज के? जो जो मुझे उस पेपर के अंदर नई इंफॉर्मेशन मिली उसके, बहुत छोटे 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 ऐसे मैंने 1-2 पेज की नोट्स बना लिए। बात समझ में आई? कि जो भी उसमें मुझे नई इंफॉर्मेशन मिली, जिसकी वजह से मैं, मान लो कि एक ऐसी कोई इंफॉर्मेशन थी जो कि नई तो नहीं थी, लेकिन मेरा उसकी वजह से गलत हो गया। फॉर एग्जाम्पल, कैग को अपॉइंट प्रेसिडेंट करता है, लेकिन मुझे याद रह गया कि प्रधानमंत्री करता है। अब वो मेरा गलत हो गया, तो मैं उसको नोट कर लू ना, क्योंकि मेरा गलत हुआ था, मुझे याद रखने की आवश्यकता है इसको। तो मैं उसको एक पेज में मैंने नोट कर लिया, कैग की जो अपॉइंटमेंट है वो प्रेसिडेंट करता है। तो ऐसे जो वो 1 या 2 पेज के, मैक्सिमम 2 पेज, ऐसे ऐसे नहीं कि 25 पेज का सॉल्यूशन है और आप खुद जो 15 पेज के नोट्स बना के बैठे हो, सारी बातें जो नोट्स में लिखी हुई है स्टैटिक पोर्शन के अंदर, वो फिर से लिखने बैठ गए। अरे भाई, ऐसा नहीं करना, थोड़ा सा स्मार्ट। जो चीजें स्टैटिक पोर्शन में लिखी हुई है वो पड़ी रहने दो, कुछ नई बातें, और वो बातें जो आपकी आपको याद नहीं रही, जैसे आप कहोगे कैग की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, ये भी तो लिखा हुआ है। अरे सर, ये लिखा हुआ है, बात ठीक है, लेकिन आपको याद नहीं रहा ना, आपके लिए तो थोड़ा सा फैक्ट मुश्किल हुआ ना ये। तो एक तो वो लिख लिया, और दूसरा कुछ करंट अफेयर या फिर कुछ नई बातें उसमें दी हुई है तो वो लिख ली। तो इन सब बातों को जो वो लिख लेंगे और 1-2 पेज के नोट्स बना लेंगे। अब कुछ लोगों को पता क्या है, ये नहीं पता लगता कि ये इंपॉर्टेंट इसमें से क्या है, क्या लिखना है, तो वो 15-15 पेज के नोट्स बना के बैठ जाएंगे। तो उनके लिए मैं एक सॉल्यूशन बताऊं, तो आप ये करना कि जो भी पेपर का आपने प्रिंट आउट निकलवाया, सॉल्यूशन का प्रिंट आउट है, उसी के अंदर हाईलाइट कर लेना, उसी के अंदर हाईलाइट कर लो। अच्छा, अब इनका करना क्या है, हमने बना के छोड़ लिया, अब इनका करना क्या है? करना ये है कि आपका ये क्वेश्चन कहां गलत हुआ था, पॉलिटी के अंदर। पॉलिटी का जब सेकंड रिवीजन आएगा, पॉलिटी का सेकंड रिवीजन करोगे ना, तो पॉलिटी के सेकंड रिवीजन के अंदर आपको ये भी साथ के साथ रिवाइज करना है। आप अपने रिवीजन के अंदर नोट्स के साथ साथ एक चीज और ऐड मान लोगे, कि नोट्स के साथ साथ एक चीज और है जो कि पढ़नी है, और वो क्या है? जो 1 पेजर नोट्स मैंने बनाए थे, जो मैंने हाईलाइट किया था, वो सारी चीजें भी अब मुझे दोबारा पढ़नी है। ठीक है? तो इस चीज का ध्यान रखोगे। नॉलेज लेवल पर हमने जो इस पेपर से सीखा है, कुछ एक्स्ट्रा कंटेंट जो सीखा है, उसको 1 पेज पर नोट करें या फिर हाईलाइट करें, और फिर उसको जब अगला उसी सब्जेक्ट का पेपर हो तो उस समय में उसे रिवाइज करें। ठीक है? इससे आपका नॉलेज बढ़ेगा, इससे आपका टेस्ट देने का फायदा जो है वो ज्यादा होगा, क्योंकि जो क्वेश्चन आपका गलत हुआ है, आपको वो हमेशा याद रहता है। एक बार लिख लिया, एक बार पढ़ लिया तो हमेशा याद रहेगा। लेकिन जब आप यही नहीं देखते हो, सिर्फ मार्क्स देख के राजी हो जाते हो कि हाँ मेरे इतने मार्क्स आए, बात खत्म, तो फिर कैसे याद रहेगा? तो फिर कैसे याद रहेगा क्या गलत हुआ था, क्या गलत हुआ था? आपने तो बस ये देखा कि मैंने 150 क्वेश्चन में से मेरे 70 सही हुए, इतने गलत हुए, बस ये देख के राजी हो गए, तो फिर कैसे याद रहेगा? तो इसलिए आपको देखना है कि कौन सा क्वेश्चन सही हुआ, कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ, फिर उसके उस तरीके से नोट्स बनाओगे। और इस पूरी प्रोसेस में कोई बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, एक पेपर में 2 से 3 घंटे लगेंगे बस आपको। एक पेपर अटेम्प्ट करने में 2 से 3 घंटे लगते हैं, और एक पेपर को एनालिसिस करने में 2 से 3 घंटे लगते हैं। इसीलिए मैंने कहा था बार बार कि बहुत ज्यादा पेपर करने की बजाय जो पेपर करो उसका ठीक तरीके से मूल्यांकन कर लो। बहुत ज्यादा पेपर के पीछे नहीं भागना, जो भी पेपर करो उसका मूल्यांकन ठीक तरीके से कर लो बस। ठीक है? तो ये हमने सबसे पहले कहा, नॉलेज लेवल पर आपको जो गलत हुआ है या पेपर से हाईलाइट कर दो या 1 पेज के नोट्स बना दो। दूसरा, अपनी गलतियों का मूल्यांकन करने के लिए एक काम आप ये भी कर सकते हो, पेपर अटेम्प्ट करते समय ही एक पहचान बनाते हुए चलो। मान लेते हैं कि आपको ऐसा जो क्वेश्चन था, जो जिसको लेकर आप 100% श्योर थे, तो उस पर लिख लिया 100%, या फिर उसको कोई नाम दे दिया ए, या फिर उसको कोई नाम दे दिया एक्स। पेपर अटेम्प्ट करते समय में आपको ये लग रहा था ये तो मेरा 100% सही है, तो ए पहला क्वेश्चन था, उसके आगे मैंने लिख दिया ए। ए का मतलब क्या है? आंसर नहीं है। ए का इसका मतलब है, इसमें एक्स, इसकी बजाय एक्स लिख देता हूं। इसका मतलब है कि ये मुझे 100% पता है कि इसका आंसर मेरा सही है। कोई ऐसा क्वेश्चन था जिसमें कि 50% आपको आता था, तो यानी उसके आगे लिख दिया बी, या फिर उसके आगे लिख दिया वाई, या फिर उसके आगे लिख दिया 50%। कोई भी एक पहचान बना दो, अल्फा बीटा गामा कर लो। उसमें मुझे क्या पता लगा, मैंने कोई क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन के आगे क्या लिखा हुआ, वाई लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है? इसमें मुझे 50% चांस था कि दो में से कोई एक सही है। ठीक है? और ऐसे ही 33%, यानी कि 3 ऑप्शन में कंफ्यूजन है, एक का ही पता है कि हाँ ये तो नहीं है, तब उसके लिए क्या लगा दो, फिर कोई 33% लगा दो, या फिर सी लगा दो, या फिर जेड लगा दो। और ऐसा कोई क्वेश्चन है जिसमें आपको कोई नहीं पता, बिल्कुल भी नहीं पता, कोई आइडिया नहीं है, उसके आगे कोई भी अल्फा नाम दे दो। और क्वेश्चन अटेम्प्ट करते समय ही आप ये प्रैक्टिस करते जाओ, और ये हैबिट में आ जाएगा, तो कोई आपको ऐसा लगेगा ही नहीं हम कुछ एक्स्ट्रा कर रहे हैं। पेपर अटेम्प्ट कर ही रहे हैं, आपके दिमाग में चल ही रहा है कि हाँ मुझे 100% आता है, बस एक नाम ही तो लिखना है, अल्फा, बात खत्म।
और जब पेपर फाइनली पूरा कर लोगे तब आप देखो कि आपने ये जो 100% मानने थे उसमें से कितने गलत हो गए, उसमें से कितने गलत हो गए। अब उसमें से गलत हो रहे हैं, इसका मतलब हम इसको तो सही मान के चल रहे थे ना, इसका मतलब हम सिली मिस्टेक्स कर रहे हैं, हम ऐसी छोटी गलतियां कर रहे हैं, करेक्ट इनकरेक्ट नहीं देखा, क्वेश्चन को ठीक तरीके से नहीं पढ़ा, ये सब गलतियां ज्यादा कर रहे हैं। ये पता कब लगेगा, ये हमें पता तो लगे ताकि हम इन सिली मिस्टेक्स को कम करें। ये पता कब लगेगा, जब आप इस तरीके की एक्सरसाइज करोगे कि पेपर करते समय ही उसके ऊपर मार्क कर लिया, और टाइम नहीं लगेगा एक्स्ट्रा। आपको लग रहा है कि आपने ये एक नई चीज बता दी, कोई इसमें टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, तो एक तो आपको सिली मिस्टेक्स का पता लगेगा। सेकंड जो हम ये कह रहे हैं ना कि 52 ऑप्शन में डाउट था और फिर आपके कितने क्वेश्चन हुए, आपको इससे खुद का एक गैस करने की पावर के बारे में पता लगेगा। जब मैं ये कह रहा हूं कि आपको ना प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए घर पे, उसके बाद में आपको पेपर में ये अटेम्प्ट करना चाहिए, तो वो प्रैक्टिस जो है यही प्रैक्टिस ही तो है। जब मैं कह रहा हूं कि तुक्के यदि लगाने कि नहीं लगाने, वो पहले आप घर पे ट्राई करके देख लो, तो वो ट्राई तो करके देख रहे हैं कि मुझे 2 ऑप्शन में डाउट था, ऐसे मेरे पेपर में 8 क्वेश्चन थे, टेक्निकली 4 सही होने चाहिए, 4 गलत होने चाहिए। अब मैं देखता हूं मेरा क्या रिजल्ट रहा। हो सकता है मेरे 8 में से 4 सही हुए, 4 गलत हुए, इसका मतलब ठीक है, मेरा गैसिंग पावर ठीक ठीक है। मेरे 8 में से 5 सही हो गए और 3 गलत हो गए, इसका मतलब अच्छा है, कुछ तो एक्स्ट्रा फायदा हो रहा है। 8 में से मेरे 3 सही हो गए और 5 गलत हो गए, इसका मतलब थोड़ा थोड़ा सा दिक्कत तो है, गैस उतना अच्छा मैं नहीं कर पा रहा हूं। हालांकि इसमें भी फायदे, देखो 3 सही होने के +3 नंबर, 5 गलत होने के -1.66, ओवरऑल कितना आया प्लस का 1.33। पर थोड़ा सा चिंता की बात है। तो कहने की बात क्या हुई कि हम इस तरीके से जो मूल्यांकन करें कि जो भी हम क्वेश्चन कर रहे हैं तो क्या वो हमारा गैसिंग पावर कैसा है, और यहां से पता लगेगा हम सिली मिस्टेक्स कितनी कर रहे हैं। और इस पूरी एक्सरसाइज में कोई एक्स्ट्रा टाइम आपका नहीं लग जाएगा, लेकिन मूल्यांकन करना बहुत जरूरी है। फिर नॉलेज लेवल पर जो भी एक्स्ट्रा कोई इन्फॉर्मेशन ऐड हुई है उसको जो है यहाँ पर लिखा जाए। अब मैं आपको पेपर के अंदर पीवाईक्यू दिया करेंगे, कम से कम 20% पीवाईक्यू देने हैं, क्योंकि पीवाईक्यू में से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। 15 से 20 क्वेश्चन रिपीट होंगे पीवाईक्यू से, होते हैं। आप मैं अभी अगले एक हफ्ते के अंदर आपको एक बढ़िया सी वीडियो बना के बताऊंगा, उसमें विद प्रूफ दिखाऊंगा पीवाईक्यू में से कैसे क्वेश्चन आते हैं और रिपीट होते हैं। कुछ कुछ क्वेश्चन तो बिना कोई ऑप्शन चेंज किए रिपीट होते हैं। तो आपको पेपर में मैं पीवाईक्यू और एनसीईआरटी के क्वेश्चन देना शुरू करूंगा, और उसको ताकि याद हो जाए आपको। ठीक है, तो ये हमने मूल्यांकन के स्तर पर 2 बातें देखी। और उसके अलावा मूल्यांकन के स्तर पर हम कहें तो एक मूल्यांकन के स्तर पर होता है इमोशन के लेवल पर। किस लेवल पर? इमोशन के लेवल पर। आप कुछ चीजों को लेकर बड़े राजी हो जाते हो, कुछ चीजों को लेकर दुखी हो जाते हो कि भाई साथ वाले के हमारे नंबर जो है, इस बार पेपर 150 नंबर 200 नंबर का था, पिछले बार वाले के अंदर तो पेपर हमारे 80 आए थे, मार्क्स 80 आए थे, इस बार वाले के अंदर हमारे मार्क्स 70 आए हैं, है ना। तो या फिर सामने वाले के 100 आ गए, आपके 90 आ गए, इस चीज को लेकर बड़े दुखी हो जाते हो। या फिर किसी जो है एक पेपर में नंबर ज्यादा अच्छे आ गए तो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हो। खुश होने वाला काम तो देखो कर लेना चाहिए, पॉजिटिव कुछ भी हो वो कर लेना चाहिए। लेकिन दुखी यदि होते हो कि यार मेरे मार्क्स उतने अच्छे नहीं आए, तो इसकी बजाय अपन जैसे देखते हैं कि भाई पहला जो पेपर है वो इजी रहा होगा, दूसरा पेपर थोड़ा सा टफ रहा होगा। जैसे मान लो कि आपने फर्स्ट पेपर दिया वो थोड़ा सा टफ था, कल वाला जो पेपर था वो थोड़ा सा इजी था, आपके उसमें थोड़े से मार्क्स ज्यादा आएंगे। और इसके लिए आपको तो ये भी बढ़िया है कि मैं आपको लिख के बता देता हूँ कि हाँ इसमें इजी इतने थे, मॉडरेट इतने थे और इसमें से टफ इतने थे, ताकि आप अपना उस हिसाब से मूल्यांकन कर सको। कहने का मतलब ये है कि आपको कंपैरिजन दूसरों से नहीं करना है, आपको सिर्फ ये देखना है कि हाँ पेपर का जो लेवल था उसके अकॉर्डिंग मेरा इंप्रूवमेंट है या नहीं है। और बिलीव मी, आपके यहां पर जितने मार्क्स आ रहे हैं, वहां पर आज जितने मार्क्स आ रहे हैं, वहां पर एक्चुअल में आपके 20 to 30% इजिली बढ़ जाएंगे। बढ़ाने को आप 60 70 यानी 100% भी बढ़ा सकते हो। मतलब कि आज आपके 60 नंबर आ रहे हैं, आप 120 भी बढ़ा सकते हो। लेकिन मैं कह रहा हूं कि नेचुरल ग्रोथ आपकी 20 से 30% है। आज यदि 60 आ रहे हैं, 80 तो आपके आए पड़े हैं फाइनल में। कारण क्या है? क्योंकि मैं मान के चल रहा हूं, इसमें एक प्री कंडीशन है, मैं मान के चल रहा हूं कि 4 महीने में आप ठीक ठाक पढ़ोगे। आपका आज का जो नॉलेज है उसके बेसिस पर 60 आ रहे हैं, 3 4 महीने बाद 80 तो नॉर्मल है, होने ही है। आप इसे कहां तक लेके जा सकते हो? 120 130, कोई लिमिटेड तो है नहीं, कहीं तक भी लेके जा सकते हो। तो एक तो आप इस तरीके से मत देखा करो कि कट ऑफ जो है वो तो ज्यादा जाती है, मेरे तो नंबर जो 80 आ रहे हैं। अरे सर 80 आ रहे हैं तो 110 तो आए पड़े हैं वहां पर।
यदि आप, मैं जितनी बातें बता रहा हूं उसको ठीक ठीक फॉलो कर लिया, 50-60% भी फॉलो कर लिया, तो इतने मार्क्स तो आए पड़े हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि 20 to 30% तो आपके मार्क्स वैसे ही बढ़ने हैं। तो इस चीज को लेकर दुखी होने जैसा कुछ नहीं होता, डीमोटिवेट होने जैसा कुछ नहीं होता। और आपको बस ये देखो कि आपका इंप्रूवमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा, क्या आपके टारगेट्स पूरे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। आपने भी तो कुछ टारगेट्स रखे होते हैं ना कि मुझे इतनी इतनी चीजें करनी है। हाँ, फिर अपने चलते हैं, पांचवी चीज आपकी जो थी वो थी बैकलॉग, कि बैकलॉग रह गया। बैकलॉग रह गया कि भाई आपका जो पेपर था उसमें आपने सोचा था कि इस एक हफ्ते में मुझे पूरी राजस्थान पॉलिटी पढ़नी है ना, ये मेरे सिलेबस के अंदर आने वाली थी। मैं चीजों को बहुत अच्छे से कर रहा हूं, कर रही हूं, और इस वजह से मैं 70% राजस्थान पॉलिटी ही कर पाई। कोई बात नहीं, 30% अगला जब पेपर आएगा राजस्थान पॉलिटी का रिवीजन दोबारा होगा ना, एक और पेपर आएगा ना, उस दौरान सबसे पहले ये रिवाइज कर लेना। आज के पेपर में आपने 70% कर लिया, अगला जो पेपर आएगा उसमें पहले 30% ये कर लेना, आपका बैकलॉग जो उस तरीके से पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आप अपना बैकलॉग जो वो कंप्लीट कर सकते हो। और वैसे भी मैं कहूं कि 100% जो टारगेट है वो किसी के भी पूरे नहीं होते। यदि 100% जो टारगेट है वो किसी के भी पूरे, मतलब कह सकते हैं बहुत सारे लोगों के पूरे नहीं होते, इतना आसान नहीं होता है। मैं भी तो आपकी तरह, मैं भी तो अभी टारगेट बना रहा हूँ ना, कितने कितने दिनों में मैं ये आपको क्लासेस अपलोड कर दूंगा। क्या सारे हो पाते हैं? क्या नहीं हो पाते, लेकिन फिर भी मैं आपको एक नया शेड्यूल देता हूँ ना, ताकि मेरे ऊपर दबाव रहे, मेरे ऊपर एक दबाव रहे कि मैं अपना जो वो 100% दे रहा हूँ। कुछ चीजें नहीं हो पाती, 70-80% भी हो जाती है ना, तो आपकी तरफ से हमें शिकायत सुनने को नहीं मिलती, और हमें शिकायत सुनने को मिल भी नहीं रही। इवन आप लोग तो, मैं कई कई ऐसी शिकायतें सुनने को जरूर मिलती है कि आप सर्वे में सर काफी आगे चल रहे हो, 8वें चैप्टर तक पहुंच गए, हम अभी चौथे 5वें पर ही घूम रहे हैं। ऐसी शिकायतें जरूर सुनने को मिलती है। जबकि मैंने ये कहा था कि 24 तारीख तक मैं सर्वे कंप्लीट करवा दूंगा, लेकिन मैं नहीं करवा पाया, पर फिर भी आपकी तरफ से शिकायतें सुनने को नहीं मिलती, क्योंकि आप 70-80% भी अचीव कर लेते हो ना, तब भी कोई बुरा नहीं है। तो यहां पर यदि आपकी कुछ चीजें रह गई, कोई बुरा नहीं है, बैकलॉग हो जाएंगे। आप कॉन्फिडेंस रखो, जितना आपने किया है एक बार उसको अच्छे से कर लो बस। जो 20-30% बच गया वो अगले पेपर में कर लेना। ठीक है, तो बस ये ध्यान रखना कि बैकलॉग अपने आप में बर्डन नहीं बनना चाहिए, बस हाँ आपके नोटिस में रहना चाहिए कि हाँ ये मैंने चीजें, ये 3 टॉपिक थे जो मैं पिछले टेस्ट में अच्छे से नहीं पढ़े थे, और इस वाले टेस्ट में सबसे पहले इसी से शुरुआत करनी है। तो इस तरीके से आप अपने बैकलॉग जो कंप्लीट कर सकते हो। और फिर जो कुछ लोग कह रहे हैं कि हमने टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ली लेकिन टेस्ट देने का मन नहीं हो रहा, तो कहीं से भी एक पेपर से शुरुआत करो। 7 दिन अच्छे पढ़ लिए। हमेशा मैं कहता हूं कि 7 दिन 21 दिन का कॉन्सेप्ट बड़ा महत्वपूर्ण होता है। ये एक्चुअल में कुछ ना कुछ साइंस है इसके पीछे। 7 दिन आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए, 21 दिन आपकी हैबिट फॉर्मेशन के अंदर बहुत ज्यादा आपके दिमाग के जो न्यूरॉन्स होते हैं ना उसके लेवल पर जाके चेंजेस कर देते हैं। यदि आप 7 दिन एक पेपर को सीरियसली, ईमानदारी के साथ में, अपनी पूरी कमिटमेंट के साथ पढ़ लिए, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, और वो कॉन्फिडेंस आपके अगले जो पेपर्स है वो भी ठीक करवा देगा। तो मैंने आपको छोटे छोटे अलग अलग लेवल पर बहुत सारी बातें बताई कि जिससे आप अपने मार्क्स जो वो बढ़ा सकते हो। और फिर ये था कि भाई टेस्ट सीरीज को कैसे यूज करें। तो भाई चलो छोड़ो, इसके बारे में मैं नहीं बताऊंगा, बाद में कभी बात करेंगे। ठीक है, तो ओवरऑल मैंने आपको बहुत सारी छोटी छोटी चीजें बताई, इन सब चीजों को इंप्लीमेंट करोगे, पेपर अटेम्प्ट करते समय में माइंड सेट क्या रखना है, तो आप जो वो चीजों को ज्यादा अच्छे से जो वो कर पाओगे। और मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि आप अपना स्कोर जो वो बढ़ा पाओगे। इन सारी चीजों को इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, और वो सारी चीजें जो भी आप इंप्लीमेंट कर रहे हैं वो मैं पेपर डिस्कशन के टाइम पर आपसे एक एक चीज डिस्कस करता हूँ ना, कि आप बताओ यही आदत पड़ गई क्या, सही या फिर गलत। जो आपको पहले, सबसे पहले हमें काम ये करना है, इसकी आदत पड़ गई क्या। जो भी मैंने आपको क्वेश्चन यहाँ पर करवाए हैं कि इसमें आप क्वेश्चन ट्रिकी था, लेकिन क्या क्वेश्चन तक पहुंच रहे हो कि नहीं पहुंच रहे, आपकी वो माइंडसेट बन गया कि नहीं बन गया, कि भाई देखें तो सही, अटेम्प्ट तो करके देखें। आप यदि सारे पेपर डिस्कशन देख रहे हो तो मैं गारंटी से कह सकता हूं कि आपका वो माइंडसेट धीरे धीरे डेवलप हो रहा है कि हमें क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश जरूर करनी है। अभी तक 2 पेपर डिस्कशन हुआ है, जिसने 2 पेपर डिस्कशन भी देख लिए उसको बेसिक्स तो अच्छे से समझ में आ गया होगा कि भाई किस तरीके से हमें उस तरह पहुंचने की कोशिश करनी है। ठीक है, तो वो आपको पेपर डिस्कशन के दौरान अपन इन सब चीजों पर और डिस्कस करेंगे कि ये जितनी भी मैं चीजें बता रहा हूं ये इंप्लीमेंट कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे। केवल बता देने भर से सुधार हो जाएगा ऐसा होता तो फिर कैसे जो बाउंसर खेलना है वो उसकी वीडियोज बना दो, लेकिन वो तो बाउंसर खेलोगे तब पता लगेगा ना, केवल वीडियोज देखने से नहीं होगा ना कि बाउंसर कैसे खेला जाता है।
तो वो आपको मैं पेपर डिस्कशन के टाइम पर आपको बार बार याद दिलाऊंगा कि मैंने उस वीडियो में कहा था ये काम करना है, क्या किया कि नहीं किया। जैसे ही पेपर का डिस्कशन मैं शुरू करूंगा, आपसे कब चैट बॉक्स के अंदर पूछूंगा, आप बताओ भाई कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, फिर देखेंगे फाइनल सही कितने हुए, गलत कितने हुए। और आपको तो यहाँ पर एक एक सेक्शन वाइज एनालिसिस मिल रहा है कि आपके सर्वे में इतने में से इतने गलत हुए, इतने सही हुए, करंट में इतने सही हुए, इतने गलत हुए। तो आपका एक काम जो आपको करना चाहिए सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस, वो तो आपको ऐप करके दे रही है, वो तो आपको टेक्नोलॉजी करके दे रही है, तो आप उससे भी खुद का मूल्यांकन करें। तो ये पूरी बात थी मेरी तरफ से कि टेस्ट सीरीज को कैसे यूज किया जाए, कैसे मार्क्स बढ़ाए जाए। इन सारी चीजों को एक बार फिर से सुन लेना आराम से, और इन सब चीजों को इंप्लीमेंट करोगे, और इंप्लीमेंट करवाना मेरा काम है। अपन पेपर डिस्कशन करेंगे, तब जो एक एक चीज को, अपन इन सब चीजों को दोबारा देखेंगे और फिर दोबारा बताएंगे कि देखो मैंने आपको वहां पर बताया था, क्या आप इसे इंप्लीमेंट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। अब एक बार चैट बॉक्स खोल दो, पीवाईक्यू ऐप पर उपलब्ध करवा दें। सर मैं आर एस प्री में लास्ट ईयर 0.046 से रह गई थी। इस बार माइंड में आता है कि एक क्वेश्चन की बहुत वैल्यू होती है, बट जितना जोश आउटपुट ला नहीं पा रही। देखो अभी आपके सामने क्या टाइम ज्यादा मिल गया ना, 5 महीने, इसलिए अपने अपने साथ में ऐसा होता है ना। जैसे ही बिल्कुल वो नजदीक आएंगे 2-3 महीने, वापस उतना ही जोश जो आएगा। मेरे टेस्ट में 126 नंबर आए कल, इसको कैसे इंप्रूव करें। अरे इतनी देर से मैं और क्या बता रहा हूँ, यही सब बातें तो डिस्कस कर रहे हैं। इन सब चीजों को इंप्लीमेंट करके देखोगे तो होगा। राजस्थान मैथ रीजनिंग करंट के साथ 5 HPGEC सब्जेक्ट के जो हिस्ट्री पॉलिटी, अच्छा जो टॉपिक प्रीलिम्स मेंस में कॉमन है उन्हें पढ़ लें तो प्रीलिम्स आसानी से निकल जाएगा। बिल्कुल सही बात है। नेगेटिव मार्किंग बहुत होती है, 55% ही एक्यूरेसी आती है। 55% ही एक्यूरेसी आ रही है, इसका मतलब आप बहुत जल्दीबाजी में पेपर कर रहे हो। आपका कंटेंट के ऊपर उतनी अच्छी पकड़ नहीं है, आपको चीजें अच्छे से याद नहीं है। आपको लगता है कि आपको चीजें याद हो गई, यानी कि आपकी प्रॉब्लम रिविजन स्ट्रेटेजी पर है। रिविजन स्ट्रेटेजी में वापस जाओ, वहां पर देखो कि आपकी प्रॉब्लम क्या है। आज मेरा बर्थडे है सर, आपका आशीर्वाद चाहिए। शौकीन मानसूरी जो है आज, वो भाई बहुत शुभकामनाएं, वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। शौकीन जो है आई थिंक जहाजपुर करके एक जगह है, जहां तक मुझे ध्यान में है। इंस्टा पर लगातार ये एक्टिव रहता है, तो जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। शायद वही है शौकीन, बताएंगे भी। प्रफुल्ल पॉलिटी में सेंटर स्टेट रिलेशन में, अरे यार क्या करूं मैं तुम लोगों का यार। जब मैं कह रहा हूं कि मेरा टॉपिक डिस्कशन जो है वो क्या है, वो उसके ऊपर तो पूछ लो पहले। प्लीज बता दो पीवाईक्यू। पीवाईक्यू के लिए फिर मैं अलग वीडियो ना लेके आऊं। जो भी एक स्टेट में इसको देखा कौन है, किसने किया ये कमेंट, इनको मैं उस पीवाईक्यू वाली डिस्कशन वाली वीडियो से बाहर निकाल दूं क्या। जब मैं कह रहा हूँ कि भाई जो टॉपिक है उसके ऊपर पूछ ले यार। और दिखाओ क्या है। तो दो टेस्ट सीरीज को एक साथ कैसे मैनेज करें। सर आते हुए क्वेश्चन रॉन्ग हो जाते हैं, क्वेश्चन बहुत ज्यादा स्किप हो जाते हैं। वीडियो कब तक अपलोड होगी, मेल लेट जुड़ी हूँ। अच्छा ये देखो, हाँ एक और ध्यान रख लो भाई, सब लोगों के लिए कॉमन बात, अपनी ऐप के अंदर जो भी लाइव डिस्कशन अपन लेते हैं वो प्रोसेसिंग में जाती है, और उसके शायद 30 मिनट बाद वो आपको अपलोडिंग में दिखाई देती है। और 30 मिनट बाद वो आपको लाइव क्लासेस वाले सेक्शन में, यदि हम उसे पर्टिकुलर किसी सेक्शन में लिख भेज देते हैं तो अलग बात है, अदरवाइज वो लाइव क्लासेस में आपको दिखाई देती है। तो लगभग 20-25-30 मिनट बाद। इस में एक ऑप्शन और जोड़ देते, लाइव लेते वक्त पीछे रह जाए तो स्पीड से देख पाए। मैंने पूछा, ये भी हम बात कर चुके हैं, होता नहीं है ऐसा, इसमें टेक्नोलॉजी में संभव नहीं। सर दो रिक्वेस्ट है, पहले इकोनॉमिक सर्वे के शॉर्ट नोट्स हैंड रिटन में प्रोवाइड करवा दो, अच्छी राइटिंग में बार बार। अरे खुद बना ले रहे हैंड रिटन, एक बार कौन है ऊपर दिखाने, नाम दिखाने इसका क्या? दिनेश कुमार कह रहे हैं कि हैंड रिटन जो नोट्स, शॉर्ट नोट्स भी आपको मैं प्रोवाइड करवाऊंगा, मैं अपने लिए जो मैं आपको बना के दे रहा हूँ वो प्रोवाइड करवाऊंगा, लेकिन वो खुद बना लो। है, खुद बनाने की जब आपको ट्रिक बता दी, किस क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, आपको रेफरेंस के लिए बना के दे दिए, आप खुद बना लो। उसके लिए भी आपको पका पकाया माल चाहिए। तो भाई प्री में तो हो जाएगा, काम निकल जाएगा, मेंस में कुछ नहीं बनना फिर ऐसे। मेंस में इससे, इस एटीट्यूड के साथ में, इस जो माइंडसेट के साथ में कुछ भी नहीं बनना। क्यों? क्योंकि वहां पर आपको खुद करनी पड़ेंगी चीजें। कौन करके देगा? वहां पर तो आप कहोगे आंसर भी लिख के बता दो कैसे लिखते हैं, ऐसे नहीं चलता है ना। कल की पेपर के एनालिसिस की वीडियो कहाँ मिलेगी? इसी में मिलेगी, लाइव सेक्शन में जाके देखो, कल की पेपर डिस्कशन की वीडियो मिल जाएगी। हालांकि मैं वो जो एक फोल्डर बनाया हुआ है 22 तारीख पेपर वाला, उसमें भी अपलोड कर दूंगा, पर आप उसमें भी देखोगे तो मिल जाएगी। प्लीज सर बताओ टेस्ट के साथ पिछले रीजन कैसे करें। यूपीएससी के लिए सही है क्या ये वाला तरीका? सबके लिए सही है, कोई पेपर देना कोई ऐसे थोड़ी सीईटी के लिए सही है, इसके लिए यूपीएससी के लिए नहीं है, सबके लिए एक ही बात कॉमन लागू होती है।
ठीक है, चलो कुल मिलाकर आपको कोई और मुझे लग नहीं रहा, कोई ढंग से कमेंट बता दो जिनका एग्जाम सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ उसको टेस्ट सीजन करना चाहिए। आप लेट चल रहे हो, बस मेंटरशिप प्रोग्राम अगर टेस्ट परचेज करो तो एक तो क्या मेंटरशिप प्रोग्राम वाले जो वो अचानक से कभी कभार आते हैं ना वीडियो में, तो उतना वो फ्रीक्वेंसी बैठ नहीं पाती, क्योंकि हमने कॉम्बो कोर्स में और उसके अंदर जो है ये सारी बातों पे डिस्कशन किया हुआ है ना, कि भाई आपको कब क्या तैयारी में क्या करना चाहिए और करना चाहिए। तो आप सही रहेगा उधर आ जाओ, कोई ज्यादा कोई खर्चा वर्चा है नहीं उसके अंदर। सर अब टेस्ट परचेज करूँ तो आगे क्या लिखा है, सोनू का ध्यान है क्या लिखा हुआ है, नीचे नीचे नीचे। आगे वाले टेस्ट से शुरू करूं या पीछे वाले से? आगे वाले से कर लो। इतनी देर से मैं ये कह रहा था कि जो भी अगला टेस्ट है उससे शुरुआत कर लो। अनुपम शर्मा सर प्लीज रिप्लाई। सर बैकलॉग में ज्यादा टॉपिक्स बच जाते हैं, ज्यादा बच जाते हैं तो फिर वो अगली बार के लिए रखने पड़ेंगे, और अपनी पढ़ने की स्पीड को थोड़ा बढ़ाया जाए। थैंक यू सर, इतना अच्छा बताया। ठीक है, मेरे लिए भी इलाज बताएं, फर्स्ट टाइम ज्वाइन कर लिया। ठीक है, यशवंत सिंह सर ये कमेंट तो देखो, देख लिया। पेपर डिस्कशन वीडियो अपलोड नहीं हुई है, अरे हो रखी है अपलोड, पर मैं फिर से लाइव सेक्शन में जाके दिखती है वो, अभी मैं उसको दूसरे फोल्डर में डलवा देता हूँ, एक्चुअल में जिसमें आप देखना चाह रहे हो उसमें डलवा देता हूँ। सोनू कह रहे हैं प्लीज आप मेरा एक भी कमेंट नहीं ले लिया कमेंट, यही था आपका कमेंट। अंकिता सर प्लीज रिप्लाई। गोविंद सिंह चौहान रिप्लाई। भवानी कह रहे हैं प्लीज रिप्लाई, बहुत बढ़िया। योगेंद्र सिंह कह रहे हैं मेरा रिप्लाई तो करो। अम, यशवंत सिंह सर ये कमेंट तो देखो, बहुत बढ़िया, देख लिया। और कोई? गुरुदेव नींद बहुत आती है, सो लिया करो भाई, नींद आती है तो। चलिए और कोई? चलिए भाई, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगली किसी क्लास के अंदर। और इन सब चीजों को इम्प्लीमेंट करना, टेस्ट सीरीज में बार बार देखेंगे आप इम्प्लीमेंट कर रहे हो कि नहीं कर रहे, ठीक है। चलिए।